मो चांग एक अनाथ है जिसे व्हाइट वुल्फ सोसाइटी ने अपनाया। वह किसी से कहता है कि वह नहीं जा सकता। जब वह 6 साल का था तो बेरिलियम ने उसे हत्यारा मशीन बनने की ट्रेनिंग दी, जिससे नायक को ज़ॉम्बीज़ खत्म करने में मदद मिलती है। चांग एक आदमी के सामने बैठता है जो अपनी बेटी बैजी की रक्षा करने का आदेश देता है, भले ही इसके लिए उसे जान देनी पड़े। इससे नायक को जीवन में नया अर्थ मिलता है। लड़की उसका चेहरा छूती है और कहती है कि मो उसकी बाकी जिंदगी उसके लिए जिए। बाहर अंधेरा है और बारिश तेज है। एक लड़की ज़ॉम्बीज़ से बचने की कोशिश में है। वह गिरती है और जीव उस पर हमला करते हैं। एक चश्मा पहने आदमी जोर से कहता है कि वही इन राक्षसों से दुनिया को बचा सकता है। जमीन पर एक शरीर पड़ा है और कई लोग उसे देख रहे हैं। सब हैरान हैं। पहले मृत घोषित बाईजी सामने आती है। उसके कपड़े फटे हैं और आंखें लाल चमक रही हैं। मो चांग को नहीं समझ आता कि क्या हो रहा है। वह अपने हाथ को देखता है जो अचानक बदल गया है। बदले हुए अंग की उपस्थिति से नायक के पास खड़ी लड़की की ओर इशारा होता है। लड़का अपनी मालकिन की ओर ध्यान देता है जो हवा में तैर रही है और सोती लगती है। मो को समझ नहीं आता कि ये क्या प्रणाली है, उसके हाथ में क्या हो रहा है। वह तय करता है कि जा को सामान्य स्थिति में लाना चाहिए। लड़का खंजर लहराता है और शुरू करने का प्रस्ताव रखता है। कोई लड़की की ओर हाथ बढ़ाता है और नायक से कहता है कि अगर उसने प्रस्ताव स्वीकार किया तो उसे जाना होगा। यह ध्यान दिया गया है कि किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, खासकर महिलाओं पर, क्योंकि वे सुरक्षा और भोजन के लिए कुछ भी कर सकती हैं। चांग उस लड़की की नजर से मिलता है जो पहले ज़ॉम्बीज़ से घिरी थी। उसने उद्धारकर्ता को दयनीय दृष्टि से देखा और यहां से ले जाने को कहा। नायक को विश्वास नहीं होता और अपनी मालकिन को याद करता है। खतरों के बावजूद मो और जेड साथ रहेंगे। एक लड़की झोंबी से भागती है, मदद के लिए चिल्लाती है। नायक इसे पेड़ से देखता है और सोचता है कि यह चिल्लाहट 500 मीटर के दायरे में सभी झोंबी को आकर्षित कर सकती है। इसके बाद चांग ने घड़ी देखी। समय 5 सेकंड। तभी कई राक्षसों ने हमला किया। लड़की की आंखों में आंसू थे। वह मरना नहीं चाहती। ज़ॉम्बी ने मुंह खोला और डरी शिकार की ओर बढ़ा। तभी पास में खंजर दिखता है और राक्षस की गर्दन काट देता है। लड़का ज़ॉम्बियों पर हमला जारी रखता है, रिकॉर्ड समय से बचे सेकंड गिनता हुआ। नायक ने हथियार कसकर पकड़ा। 2 सेकंड बाकी थे। आखिरी सेकंड में मो आसपास के राक्षसों के सिर काट देता है। लड़की अपने रक्षक से गुहार लगाती है कि उसे यहां से ले जाए। कोई जवाब नहीं मिला। लड़की रोने लगी और मदद की गुहार करने लगी। चांग ने पीड़िता को देखा और पाया कि झोंबी में परिवर्तन शुरू हो चुका है। लड़का उसे बिना भावना के देखता है और समझता है कि लड़की के पास अब बचने का कोई मौका नहीं है। वह फिर रोती है और उसे न छोड़ने की गुहार करती है। पीड़िता। तभी कई राक्षस आते हैं जो उसकी ओर बढ़ते हैं। नायक दरवाजा तोड़ता है अपनी मालकिन को खोजने के लिए। बाई एक खाली चर्च में है, भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी है। मो को आश्चर्य होता है कि उसने झेड़ को ढूंढ लिया। नायक उसकी मालकिन का हाथ पकड़ता है, उसे खतरनाक जगह से बाहर ले जाना चाहता है। लड़की धीरे से मुड़ी और वक्ता की ओर देखा। बाई के कपड़े फटे थे, शरीर खून से लथपथ, आंखें लाल। वह संक्रमित थी। नायिका ने अचानक हमला किया लेकिन वह बच निकला। महिला ने हमला जारी रखा लेकिन चांग उसे चाकू से रोक नहीं सका। उसके हाथ कांप रहे थे। नायक के विचार 10 साल पीछे गए जब वह व्हाइट वुल्फ संगठन से था। अब उसे अपनी बेटी की रक्षा करनी है। अब वह लड़की उसके जीवन का अर्थ होगी। उसे याद आया कि जेड ने मो से खुद के लिए जीने को कहा था। पर नायक की चेतना लौट आई। बाई उसे रोकता है और अपने तेज पंजों से हमला करता है। खून बहा और पकड़े आदमी का हाथ कट गया। बाई लड़के के सामने खड़ा था, खाली आंखों से देखता हुआ। मो अपने घायल हाथ को पकड़ता है और सोचता है कि क्या उसकी मालकिन उसे याद करती है, लेकिन जो वह देखता है उससे उसकी आंखें चौंक जाती हैं। चांग उलझन में है। उसका हाथ बदल गया है, जगह अजनबी है और बैजी अब आक्रामक नहीं। मुख्य पात्र के हाथ से नीली रेखा एक लड़की की ओर जाती है जो पास खड़ी है। यह देखकर आदमी चौंक गया। उसने घायल हाथ करीब से देखा। मो ने महिला की ओर हाथ बढ़ाया और उसने भी ऐसा ही किया। नायक को एहसास हुआ कि वह इसके जरिए उसके कार्यों को नियंत्रित कर सकता है। चांग ने एक स्क्रीन देखी जहां वह लड़की के साथ समन्वय स्तर बदल सकता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता उसे पीछे खींच लिया गया। नायक नीचे गिरा और खुद को नई जगह पर पाया। चांग धीरे से आंखें खोलता है। लड़का चारों ओर देखता है। उसकी नजर सामने कुछ पर रुकती है। वह बैजी को देखता है जिसकी उपस्थिति महसूस होती है। ऐसा लगा जैसे लड़की सो रही थी, मरी नहीं। मुख्य पात्र उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वह अचानक गायब होने लगता है। एक अज्ञात स्थान से चांग की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और उसे एहसास होता है कि वह वापस आ गया है। लड़का मुस्कुराता है और झी के चेहरे को सहलाता है जो उसके सामने खड़ी है। लड़की शांत खड़ी है, आगे देख रही है। पास खड़ा आदमी चिल्लाता है कि लड़का वही राक्षस है जिसे वे ढूंढ रहे थे। पुजारी धीरे धीरे नायक की ओर बढ़ता है, उसे राक्षस कहता है। आदमी ने क्रॉस पकड़कर जोर से प्रार्थना की। मो ने हथियार निकालते हुए कहा कि भगवान उसे नहीं बचाएंगे और मदद की पेशकश की। पुजारी चिल्लाया कि वही अकेला है जो दुनिया को मुक्त कर सकता है। आदमी खुद को भगवान का दूत कहता है। तभी चर्च के दरवाजे खुलते हैं और गलियारे में कई ज़ॉम्बी दिखते हैं। मुख्य पात्र समझता है कि पुजारी को पहले ही ज़ॉम्बी ने काट लिया है। वह ज़ॉम्बियों को आस्थावान कहकर नायकों पर हमला करने का आदेश देता है। भीड़ टूट पड़ती है।
मो ने खंजर को कसकर पकड़ा और अपनी मालकिन को ढक लिया। दर्जनों राक्षस छाया से निकलते हैं हत्या का आदेश पूरा करने। राक्षस दहाड़ते हैं और हमला करते हैं। चांग दुश्मन पर झपटता है, मारने का इरादा करता है। लड़की दांत भींचती है और लगभग रोने लगती है। यह लड़के को चौंकाता है क्योंकि ऐसा जॉम्बी के लिए सामान्य नहीं है। नायक हिचकिचाता है। उसे लगता है कि उसने हिचकिचाहट इसलिए की क्योंकि वह पूरी तरह से परिवर्तित नहीं हुई थी। तभी राक्षस उस पर झपटता है, मारने की कोशिश करता है। चांग कुछ कर पाता उससे पहले जी ने दरवाजा उसके ऊपर बंद कर दिया। लड़का चौंकता है। वह जोर से लड़की का नाम पुकारता है। चिंतित होकर वह राक्षस का गला काटकर उसे पीछे धकेलता है। प्राणी का चेहरा दर्द से मरोड़ता है और वह चीखता है। लड़की नायक के पीछे छिप गई, जो शांत था। पुजारी चिल्लाता है कि अब लौटने का कोई रास्ता नहीं, पर लड़का नहीं सुनता। वह कुशलता से हथियार थामता है और दोनों पीठ से पीठ मिलाकर खड़े होते हैं। जॉम्बी उन्हें घेर लेते हैं। चांदनी रात में नायक दुश्मनों से लड़ने को तैयार हैं। वे जल्द ही लड़ाई शुरू करने के लिए अलग दिशाओं में दौड़ते हैं। बाई फुर्ती से हाथ से उसकी ओर आने वाले जॉम्बी को छुरा घोंप देती है। मो ने चाकू से खुद को बचाया। सभी राक्षसों को मारने के बाद नायक फिर पास खड़े होते हैं। चांग कहता है कि उसके पास हर एक से अलग निपटने का समय नहीं। पादरी पागल हो गया और राक्षसों को आत्मसमर्पण न करने का आदेश देता है। फिर नायक पहले आदमी को मारने का फैसला करता है। अब वेयरवुल्फ का गला परिचित चाकू से चिह्नित था। वह घबराकर मो से रुकने की विनती करता है, पर ये शब्द उसे नहीं रोकते। वह शांति से उस आदमी का सिर काट देता है जिसने पहले बात की थी। वेयरवुल्फ की लाश गिरती है और बाकी राक्षस हैरान हो देखते हैं। नायक उनकी ओर मुड़कर पूछता है कि क्या उसे जारी रखना चाहिए। सभी जॉम्बीज काम का हवाला देकर चले जाते हैं। सिस्टम मिशन की समाप्ति की सूचना भेजता है और नायकों को इनाम में दवा देता है। चेंग हैरान होकर लड़की को मरहम देता है, लेकिन बाई छोटी बोतल से सावधानी से दवा की एक घूंट लेती है। नायिका के घाव धीरे धीरे ठीक होते हैं। मो को लगता है कि दवा असर कर रही है। नायक माथा लड़की के माथे से लगाकर वादा करता है कि वह उसे फिर चोट नहीं लगने देगा। वे जेड के लिए कपड़े खरीदने शॉपिंग विभाग जाते हैं। शर्मिंदा होकर मो लड़की को हल्के रंग का कपड़ा पहनाता है। बाई अब सफेद पोशाक और बैंगनी धनुष में है। दोनों खाली दुकान में किसी को खोजने की कोशिश करते हैं। वे 3 लोगों से मिलते हैं जो खुद को जॉम्बी मारने वाले बताते हैं। उनमें से एक को सिर पर थप्पड़ पड़ता है क्योंकि उन्होंने जीवित बचे लोगों पर हमला न करने का वादा किया था। पात्र एक लंबे बालों वाली जीवंत लड़की से मिलते हैं जो समूह की कप्तान है। लड़का उस जगह को रगड़ता है जहां उसे मारा गया और कहता है कि वह बस आने वालों को डराना चाहता था। मो ने अलमारियों पर भोजन देखा जबकि जज शांत खड़ा रहा, लेकिन नेता चिंतित थीं कि उसे हत्या की प्यास महसूस हो रही थी। लड़की ने दोस्त की ओर देखा, सोचते हुए कि अगर उसने नहीं रोका होता तो क्या होता। नायक कमरे में घूमता रहा, जबकि कप्तान ने सोचा कि उसे टीम में कैसे जल्दी लुभाया जाए। उसने उसे रोकने के लिए लड़के का हाथ थाम लिया। लड़की ने अपना नाम युनहू बताया, जिस पर लड़के ने उसे तुच्छ दृष्टि से देखा। वह कहती है कि मो को उनके साथ जुड़ने पर सभी जरूरी संसाधन मिलेंगे, लेकिन बाकी लोग इसके खिलाफ थे। उन्होंने इसे भोजन की बर्बादी समझा। तभी एक राक्षस इमारत में घुसता है और टीम के एक सदस्य को पीछे फेंक देता है। भागता लड़का बताता है कि यह उत्परिवर्तित जॉम्बी है। कप्तान आंखें संकीर्ण कर योजना बनाता है। लड़की 2 लोगों को बम लगाने का आदेश देती है और बाकी को सतर्क रहने को कहती है। युनहू नायक की ओर मुड़ता है, उसे प्रस्ताव याद दिलाते हुए। वह काला बैकपैक उठाकर चांग को देती है। लड़के को सिस्टम से राक्षस मारने का मिशन मिलता है, लेकिन वह मना कर देता है। गैंग चांग को कमजोर कहती है और कहती है कि उसे पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। लड़की बस अनुरोध करती है कि उसे शामिल न करें और युद्ध में कूद जाती है। मुख्य पात्र चढ़ाई शुरू करते हैं। बैजी कहते हैं कि वह उन्हें प्रकट न करने के लिए सामान्य रूप से नहीं कर सकते। मो शेल्फ से माचिस उठाते हैं और सोचते रहते हैं। दरवाजे के पास पहुंचते ही वह लड़की को आगे बढ़ने को कहता है। इस समय युनहू एक राक्षस से लड़ रही है जिसने हमला कर दिया है। टीम का एक सदस्य यह देखता है और लड़की की मदद के लिए दौड़ता है। वह चोट को सहलाती है और कहती है कि जब तक वह जॉम्बीज को मार सकती है सब ठीक है। राक्षस ने जोर से दहाड़ा, जिससे टीम डर गई। वह जल्दी से कप्तान के पास पहुंची, जो पैर की वजह से हिल नहीं पा रही थी। उसी वक्त चांग आता है, ऊपर से झोंबी पर कूदकर उसकी चमड़ी काट देता है। म्यूटेंट ने अपना अंग लड़की की ओर बढ़ाया, जो डर से कान ढक रही थी। नायक ने कुशलता से जमीन पर लैंड किया, जबकि प्राणी दर्द में चिल्लाया। लड़की ने अपने उद्धारकर्ता को देखा और मो चांग को पहचाना। लड़का बैग की ओर बढ़ा जो उसे पहले मिला था। वह जो चीज चाहिए निकालता है और कहता है कि वह मदद के लिए नहीं आया। चांग बैग बाई को देता है और युनहू की ओर मुड़ता है। वह कहता है कि वह कप्तान को बाहर निकाल सकता है अगर बदले में कुछ मूल्यवान चीज मिले। लड़के लड़की को उठने में मदद करते हैं और वह वादा करती है कि वह मुख्य पात्र को याद रखेगी। कप्तान अपने साथियों से यहां से जाने के लिए कहता है। इसके तुरंत बाद मो राक्षस की ओर मुड़कर कहता है कि अब उसकी बारी है। नायक झोंबी पर हमला करता है, जो दर्द में चिल्लाता है। हाथ के इशारे से वह खंजर को नियंत्रित कर म्यूटेंट की ओर निर्देशित करता है। हथियार तुरंत दुश्मन के मांस को चीर देता है। दांत भींचते हुए प्राणी ब्लेड रोक लेता है, जिससे लड़का कुछ नहीं कर पाता। चांग समझता है कि स्थिति बिगड़ रही है। मुख्य पात्र दर्द में आंखें मिचमिचाते हुए दूर फेंका जाता है। वह समझता है कि यह ब्लेड राक्षस को ज्यादा चोट नहीं दे सकता। जी चालाकी से मो के पीछे आता है। लड़की फुर्ती से उछलती है दुश्मन के करीब जाने के लिए।
चाकू छोड़ा जाता है और प्राणी की पिंडली काट देता है। नायक दोनों ओर से जॉम्बीज पर हमला करने लगे। हथियार की नीली डोरी पकड़कर चांग ने अंतिम वार का निर्णय लिया। मो और जेड ने दोनों ओर से म्यूटेंट के सीने में छेद कर दिया। लड़के ने हाथ दबाया, जिससे खून बह रहा था। नायक सांसें संभालने की कोशिश करता है और बताता है कि इस वार ने उसकी सारी ताकत छीन ली है। बाई भी हाँफने लगती है। लड़का उसके चेहरे को सहलाते हुए पूछता है कि क्या वह थक गई है। सिस्टम रिपोर्ट करता है कि मिशन पूरा हो गया है और सील खुल गई है। मुंह से चांग का हाथ पत्थर की ओर बढ़ता है, जिस पर चिन्ह है। लड़के के अंग के ऊपर एक अज्ञात वस्तु प्रकट होती है। इसे देखकर उसकी साथी खुश होती है। वह अपने सीने पर हाथ रखती है और दबाती है। लड़की जल्दी से अपने कपड़ों की ऊपरी परत हटा देती है, जिससे उसके स्तन दिखने लगते हैं। जेड अपनी स्थिति बदलता है। घुटनों के बल बैठकर नायिका धीरे से लड़के के हाथ पकड़ लेती है। वह चांग से वस्तु लेने के लिए बढ़ती है, लेकिन नायक शर्मिंदा होकर उसे रुकने को कहता है। लड़की की कॉलर बोन पर लाल मुहर साफ दिखती है। वह खुश होती है और बाई संतोष से मुस्कुराता है। सिस्टम प्रथम श्रेणी की छपाई की रिपोर्ट करता है, जो लड़के को चौंकाता है। वह जेड के सिर को सहलाता है और नोट करता है कि तरल में पुनर्जीवित करने वाला प्रभाव है। मो नायिका को देखता है, सोचते हुए क्या करना है। नायक बाहर जाते हैं, जहां राक्षस घूम रहे हैं। छेंग और बाई पहले से लड़ने को तैयार हैं। प्रणाली समन्वय का सुझाव देती है, जो 7% है। यह प्रतिशत मारे गए जॉम्बीज की संख्या से बढ़ता है। पसीना पोंछते हुए नायक देखता है कि उसकी हालत बिगड़ रही है, पर सहन शक्ति बढ़ रही है। वह कुछ प्रिंट्स देखता है, उम्मीद करता है कि वे थोड़ी देर टिकेंगे। एक प्रेरित और खुश जीत दौड़ती है। लड़की पास रुककर सूंघती है। वह नायक पर कूदकर उसे गिरा देती है। बाई साथी के होंठों पर किस करती है, जिससे वह शर्मिंदा हो जाता है। लड़का कुछ कहने की कोशिश करता है, पर असफल रहता है। चुंबन के दौरान मो विरोध छोड़ देता है और महसूस करता है कि ताकत लौट रही है। जो धीरे धीरे उठती है, सांस लेने की कोशिश करती है। मुख्य पात्र लड़की की ओर मुस्कुराकर देखता है, समझते हुए कि उसने ऐसा क्यों किया। जब पात्र ध्यान नहीं दे रहे थे, किसी ने चांग का गिरा बैग चुराने की कोशिश की, लेकिन लड़के को तुरंत कुछ गलत होने का आभास होता है। नायक चोर के चेहरे के पास चाकू मारता है और पूछता है कि कौन है। दो लोग अपनी योजना के लिए जलती डायनामाइट फेंकने का निर्णय लेते हैं। नायक विस्फोट से छिपने की कोशिश करते हैं। हमलावर भाग जाते हैं, जो कुछ भी उन्हें चाहिए था लेकर। समूह इमारत के पीछे छिपता है। मोबाई से पूछता है, वुल्फ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है। उसे याद आता है, वहां गोला बारूद था। लड़की हीरो को सवालिया नजरों से देखती है, समझ नहीं पाती कि वह किस बारे में बात कर रहा है। लड़का उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे शांत करता है। कहता है कि वह उसे देखते ही पहचान लेगा। वे एक क्षेत्र में जाते हैं जहां एक बड़ी सुंदर इमारत है। चांग चारों ओर देखता है और लड़की सूंघती है। नायक घास में पड़ी वस्तु पर ध्यान देता है, जो बिजली की छड़ जैसी दिखती है। विचारों में खोया लड़का याद करता है कि उसने यह यांग को सिखाया था। मोह खुशी से ऊपर देखता है, मानते हुए कि वह वहां हो सकता है। अजनबी लाल शराब का गिलास पकड़े हुए व्यक्ति को देखता है। वह मो चांग को देखकर चौंकता है कि वह जीवित है। प्रणाली नायक को अदृश्य पट्टियां देती है, जिन्हें वह अपने हाथ पर लपेटता है। इसके तुरंत बाद वह आदमी दरवाजे से आता है और साथी को रुकने का आदेश देता है, संकेत का इंतजार करने के लिए। चांग गलियारे में जाता है, जहां दो लोग पहले से खड़े हैं, हमला करने को तैयार। मूर्तियों से लेजर निकलते हैं और नायक को निशाना बनाते हैं। वह आसानी से बचकर जमीन पर उतरता है। लोग मुंह से कहते हैं कि पास ना आए, लेकिन वह व्यंग्य से कहता है कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन बोलने से पहले ही वे देखते हैं कि वे जाल पर हैं। चांग बटन दबाता है और उसे सक्रिय कर देता है। डरे और हैरान लड़के फर्श के ऊपर लटक जाते हैं, सोचते हुए कि उसे सब कैसे पता है। मुख्य पात्र हंसकर कहता है कि यह सब लेआउट के कारण है। एक सुनहरे बालों वाला व्यक्ति कमरे में आता है। वह बताता है कि चांग उन लोगों में था जिन्होंने ये जाल बनाए। पकड़े गए लोग बॉस की बातों से चौंक जाते हैं। नायक शांति से बात शुरू करता है, खुश है कि वह जीवित है। सुनहरे बालों वाला लड़का सीढ़ियों से उतरता है और उसे देखता है। वह भी खुशी से ऊपर देखता है, यह देखकर खुश है कि उसका दोस्त ठीक है। वे मेज पर बैठते हैं। बॉस अपने भाई के लिए पानी लाने को कहते हैं। लड़का चिंतित होकर पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं, क्योंकि चांग अकेला आया है। सिर झुकाकर नायक बताता है कि वे सब चले गए। मो सोचता है कि क्या संगठन में भाइयों के साथ भी ऐसा ही हुआ। दो लोग चले जाते हैं, वक्ताओं को अकेला छोड़कर। एक नौकरानी आती है और नायक को पानी का गिलास देती है। लड़की गिरकर फर्श पर गिलासों की ट्रे गिरा देती है। वह तुरंत माफी मांगती है। इयान उसकी उंगली चेहरे पर फेरते हुए कहता है कि उसे पता है वह क्या चाहती थी। आदमी झुककर कांपती नौकरानी को सफाई करने का आदेश देता है। मो कहता है कि लड़की ईस्टर्न स्टार से है। गोरा व्यक्ति पुष्टि करता है कि प्रमुख के अनुसार ईस्टर्न स्टार के विनाश के बाद उन्होंने इसके अवशेषों को गुलाम बना लिया। आदमी मुख्य पात्र से जुड़ने को कहता है, क्योंकि यह विश्वसनीय है। सुनहरे बालों वाला व्यक्ति आंखें संकुचाता है, सोचते हुए कि क्या हो रहा है। भाई की ओर गंभीरता से देखते हुए चांग कहता है कि वह यहां नहीं रुक सकता। मो बॉस से हथियार मांगता है, लेकिन वह कहता है कि उसके पास कारण नहीं है, क्योंकि वह संगठन का हिस्सा नहीं है। फिर तुरंत अनुमति दे देता है, यह कहते हुए कि इससे नायक यहां नहीं रुकेगा। चांग मुस्कुराता है और भाई के कंधे पर थपथपाता है, बताते हुए कि उसे पता था वह निराशाजनक नहीं है। लड़के का चेहरा अचानक बदलता है और वह गिर जाता है। मो भी गिरता है और बॉस तुरंत उसकी ओर बढ़ता है। कोई मुख्य किरदार पर पानी डालता है, जिससे वह जागता है और खुद को कुर्सी से बंधा पाता है।
पास में बंधी लड़की और लड़का बैठे हैं। मो तर्क करता है। चांग कहता है कि उसे पहले अजीब लगा। बॉस कहते हैं कि मुख्य किरदार जैसे लोगों को फुसलाना पड़ता है। वह आह भरता है और मो और जो को भरोसेमंद बताता है, इसलिए वे संगठन नहीं ले सकते। चांग गुस्सा हो जाता है। गौरी लड़की कहती है कि अब तक लड़की को जॉम्बीज ने अलग कर दिया होगा। बॉस मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यह सब उनके कारण हुआ, जिससे मुख्य पात्र और गुस्सा हो जाता है। जन कहानी जारी रखते हैं। उनके अनुसार उस युवा महिला ने सब कुछ खुद किया, अपने हाथ ऊपर उठाते हुए। लड़का देखता है कि चर्च जॉम्बीज से भरा हुआ है। क्या यह सच्चा प्यार है? बॉस चंग की ओर गुस्से से झुककर पूछता है। मालिक की छवि हीरो के दिमाग में उभरती है। मो गुस्से में फट पड़ा, जो अपने अनुयायियों से जी के जूते लाने को कहता है। लड़का सुनहरे बालों वाली लड़की को नीली कुर्सी पर देखता है। छेंग उसे पूर्वी तारा की युवती पहचानता है। बॉस नाना के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है कि उसे पहली नजर में उससे प्यार हो गया था। वह बताता है कि लड़की ने उसे ठुकरा दिया और भागने की कोशिश की। मुख्य पात्र के झगड़े के कारण नाना यान को प्रतिद्वंदी नहीं मान सकती, जिसके लिए वह बदला लेना चाहता है। बॉस अपने अधीनस्थों से किसी को लाने को कहता है। वे नौकरानी को खींच लाते हैं, जिसने पहले ड्रिंक्स गिराई थी। उनमें से एक उसकी गर्दन में सिरिंज चुभोकर खून निकालता है। लड़की डर से कांप रही है। इयान उसके बाल पकड़ लेता है। वह जानकारी देने की कोशिश कर रही थी, जो अपने अधीनस्थों से कहता है कि वे खुद नौकरानी से निपट लें, जिसके लिए वे खुशी से धन्यवाद करते हैं। एक उसे पकड़ लेता है, उसके कपड़े फाड़ देता है। नौकरानी वर्दी के बचे हिस्से से खुद को ढकने की कोशिश करती है और उनसे रुकने की विनती करती है। बॉस खून को दूसरे कंटेनर में डालता है। जैसे ही वह टेस्ट ट्यूब के साथ छेड़छाड़ करता है, वह खुश होता है, क्योंकि चर्च ने उसे लड़की पाने का नया तरीका दिया है। वह आदमी नाना का मुंह खोलता है और उसमें खून डालता है। मो तर्क करती है कि एक दिन बचे लोग और खून खत्म हो जाएंगे और तब यह तरीका बेकार होगा। लड़का चिल्लाता है, याद न दिलाने को कहता है। इयान नाना को सहलाते हुए कहता है कि वह हमेशा प्यार करेगा, जरूरत पर खून भी देगा। वह लड़की के पास खुद को दबाते हुए संतोष से मुस्कुराता है। उसी क्षण एक चाकू बॉस के शरीर में धंस जाता है, जो अभी भी कुर्सी पर बैठा है। मो प्यार का अपमान बंद करने के लिए कहता है। नायक अपने अंग पर लगे पट्टियों को उठाता है, जो फिसलकर एक असामान्य दिखने वाले हाथ को प्रकट करती हैं। डरे हुए जान ने सिर के पास से गुजरते खंजर को देखा, जो का खून तुरंत बहने लगा। चांग अपने भाई की ओर देखता है, समझते हुए कि उसकी शख्सियत कब की सड़ चुकी है। लड़का सोती लड़की की ओर देखता है, लेकिन विचलित होता है, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता। नाना जागती है। जैसे ही नायक कमरे से बाहर जाता है, वह पीछे से हमला करने वाली होती है। यांग खून में लथपथ मो से कहता है कि जीत के बारे में सोचे भी नहीं। वह रिमोट निकालता है और लाल बटन दबाता है। उसी समय इमारत में धमाका होता है। नाना लड़के की पीठ पर कूदती है। लड़की मुख्य पात्र को उसकी पीठ पर फेंकती है और खुद गिरती है। मुस्कुराते हुए वह चांग से कहती है कि उसकी बात सुने, क्योंकि उसने उसे बचाया है। मो संदेह से पूछता है कि नाना ने उसकी मदद क्यों की। वह कहती है कि लड़का उसके भाई से ज्यादा सक्षम लगता है। वह सुझाव देती है कि दरवाजों को कुर्सियों से बंद कर दें, ताकि नायक को गुप्त रास्ते से शांति से ले जाया जा सके। लड़की लड़के को बाई जी के एस्कॉर्ट के रूप में पहचानती है। नाना सोचती है कि उसे समझ नहीं आता कि उस महिला में क्या खास है। नायक इस पर ध्यान नहीं देना चाहता। चांग महिला को अपनी बाहों में उठाता है और आगे बढ़ता है। लड़की को अचानक कुर्सी पर बैठा देता है, जिससे वह डर कर आंखें सिकोड़ लेती है। लड़का कहता है कि नाना को चारे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे कुर्सी से बांध देता है। लड़की स्थिति की गंभीरता समझकर डरी हुई दिखती है। मो इमरजेंसी एग्जिट का हैच कवर उठाता है। एक समूह कमरे में बॉस की तलाश में आता है। नाना खुले हैच की ओर इशारा करती है, कहती है कि चांग वहां है, लेकिन समूह नहीं जाता। वे समझते हैं कि बॉस नहीं है तो नियम भी नहीं है। उनमें से एक संतोष से मुस्कुराता है जब वह नाना को देखता है। कंपनी उस महिला के पास आती है, जो उनसे विनती करती है कि उसे न छुएं। चांग गलियारे में दीवार को छूते हुए चलता है। वह उस हथियार को देखता है जिसके लिए वह आया था। वह हथियार व्हाइट वोल्व्स की तलवार थी। मुख्य पात्र ने कान के कोने से महिला की चीखें सुनी। नाना डर से चिल्लाती है और आंखें बंद कर लेती है जब समूह पास आता है। मोबाई की ओर ब्लेड फेंकता है, पकड़ने को कहता है। लड़की तुरंत हथियार पकड़ लेती है। जी तलवार घुमाता है, दुश्मनों को घायल करता है। कुछ लड़के गिरते हैं और बंधी नाना देखती रहती है। एक बचता है। वह मुश्किल से खड़ा होता है, डर से कांपता है। नायक उसे घूंसा मारता है और वह बेहोश हो जाता है। चांग जी के पास जाता है, खुश कि उसे याद आया, जबकि लड़की वहीं खड़ी ब्लेड देख रही है। नायिका की आंखों में खालीपन है। मो ने साथी की ओर देखा और सोचा, क्या यह बस प्रतिक्रिया थी? लड़का झी की ओर झुका और उसके काम की तारीफ की। नाना नाराज होकर उसे याद दिलाती है, हीरो को धोखा देने के लिए बुरा कहती है। वह जवाब देता है कि उसे कर्ज में रहना पसंद नहीं। चांग बाई का हाथ पकड़कर कहता है, चलो चलते हैं। लड़की आश्चर्य से मो की ओर झुकती है। नायक का चुंबन। लड़का सोचता है कि यह ताकत के लिए है, पर इसकी आदत डालना मुश्किल है। पात्रों के होंठ मिलते हैं। नाना शर्मिंदा होकर आंखें बंद कर लेती हैं और उन्हें विकृत कहती है। मो नए कपड़े पहनता है, जो अधिक आरामदायक हैं। नाना भी पीछे है और नायक मन ही मन खुश है कि वह बच गई। लड़का थोड़ा आगे बढ़ता है, सुझाव देता है कि वे यहीं अलग हो जाएं। किसी ने चांग के कपड़ों का किनारा खींचा। वह मुड़कर देखता है, ये नाना थी,
जो सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए कह रही थी। नायक हाथ खींच लेता है, कहता है कि उसने कुछ नहीं कहा था। लड़की लड़के के पास जाती है और उसे गले लगाती है। वह कहती है कि यहाँ छोड़ने से अच्छा है कि उसे मार दिया जाए। जेड ब्लेड उठाता है और साथी को खतरनाक नजरों से देखता है। लड़का हैरान होता है कि बाई सच में अनुरोध पूरा करेगा। मो महिला को दीवार से धक्का देता है, कहता है कि वह शांति से निर्णय ले सकता है। नाना वक्ता की ओर देखती है और कहती है, ऐसा कर लो, क्योंकि वे वैसे भी मरेंगे। नायक बंदूक उठाकर सुनहरे बालों वाली लड़की पर तान देता है। लड़की आंखें बंद कर लेती है, जानती है कि क्या होगा। तभी पास में एक राक्षस आता है, जोर से गरजता है। नाना धीरे से आंखें खोलती हैं, समझ नहीं पाती कि वह क्यों बची है। लड़का बंदूक जेब में रखकर लड़की से कहता है कि गोलियां खत्म हैं। वह मान जाता है कि महिला को सिर्फ सिटी एक्स तक ले जाएगा, जिससे वह खुश हो जाती है। एक गली में 3 ज़ॉम्बी दौड़ते हैं। राक्षस आगे बढ़ता है, दीवार के पास छिपे नायकों को नहीं देख पाता। उत्साहित नाना चांग से पूछती है कि क्या वह सच में लड़की को चर्च में छोड़ सकता था। वह जवाब देता है कि वह बस भाग्यशाली थी। लेकिन महिला शांत नहीं होती, क्योंकि नायक व्हाइट वुल्फ हथियारों का असली विशेषज्ञ है। नाना की राय में मो को समझना चाहिए था कि बंदूक में गोलियां नहीं थीं, क्योंकि वजन अलग होता। लड़के ने चुप रहना सही समझा। गुस्से में नायक कहता है कि हथियार का खाली खोल भी कपड़े फाड़ सकता है। वह महिला के चेहरे पर बंदूक रखता है और आजमाने को कहता है। उसने विरोध नहीं किया, बस रोने लगी। शांत होने पर लड़की चांग को संकीर्ण सोच वाला कहती है, लेकिन वह इसे इस दुनिया में जीवित रहने का निर्दोष अनुभव बताता है। मुख्य पात्र जॉम्बीज को देखता है और उसे कुछ गड़बड़ लगती है। उनमें से एक अचानक पात्रों की ओर कूदता है। वह नाना के पास पहुंचता है, लेकिन वह बच निकलती है। इससे पहले कि नायक सांस ले सकें, दूर एक परिवर्तित जॉम्बी दिखता है। राक्षस के पेट से टेंटिकल्स निकल रहे हैं और वह हाथों में किसी का शरीर पकड़े है। लड़का उत्साहित है, उसने परिवर्तित जॉम्बीज नहीं देखे। मोबाइल से कुछ देखने का अनुरोध करता है। नायक लड़की के सीने को छूता है जहां मुहर है। चांग को एहसास होता है कि वह लगभग निगल ली गई थी। नाना अपने चेहरे को हाथों से ढक लेती है और फिर से शर्मिंदा हो जाती है। लड़के को विकृत कहती है। दोनों इस पर ध्यान नहीं देते। वे दुश्मन को मांस के ढेर में बदलने के लिए तैयार हैं। ताकतें असमान हैं और नायक को झटके से एक ओर फेंक दिया जाता है। जेड के साथ भी ऐसा ही होता है। झटके से उभरते हुए लड़का सोचता है कि यह अच्छा नहीं है। लड़की आत्मविश्वास से तलवार थामती है, फिर युद्ध के लिए तैयार होती है। वह एक झटका देती है जो गुस्से में म्यूटेंट को मारना चाहिए। राक्षस गुस्से में चिल्लाता है। मो को एहसास होता है कि प्राणी की त्वचा बख्तरबंद है, लेकिन चिंता है कि इसका युद्ध प्रेम और जॉम्बीज ला सकता है। मोबाइल लड़ाई जारी रखना चाहती है, लेकिन चांग उसे जाने को कहता है। सिस्टम चेतावनी देता है कि समन्वय कम है। झेड़ नहीं सुन रही, अब वह और आक्रामक हो गई है। महिला ऊर्जा से भरी है, जॉम्बी उसकी ओर बढ़ता है। मुख्य पात्र चिंतित है। नाना भी समझती है कि लड़की खतरे में है। महिला आगे बढ़ती है, लड़के से कहती है कि बड़े आदमी का ध्यान भटकाए, जबकि वह हीरोइन को वापस लाती है। मो उसके पीछे भागता है, कहता है चिंता मत करो। बाई शांत खड़ा है, जबकि जॉम्बी हमला करने का इरादा रखता है। नायक अपने हथियार से नीली डोरी दुश्मन की कलाई पर लपेटता है। इस तरह चांग अपनी मालकिन से क्रोधित म्यूटेंट का ध्यान हटाता है। वह प्राणी लड़के की ओर दौड़ता है, जो आत्मविश्वास से लड़ाई की मुद्रा में है। उसका हमला करने का इरादा नहीं, बस जॉम्बी के हमलों से बचता है। इसी समय नाना जी के पास दौड़ती है और उसे खींचने के लिए उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन नायिका डटी रही। उसने लड़की को गुस्से से देखा। महिला हैरान थी इससे और यह सोचकर डर गई कि सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ। बाई ने अचानक गोरी के पकड़ से हाथ खींच लिया। उसने संतुलन खोया, लेकिन खून भरी सिरिंज लड़की की ओर फेंक दी। वह चीज तुरंत नायिका के पास आ गई, जिसे उसने देखा भी नहीं। यह झी के कंधे में चुभी, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गई। मो ने दोनों लड़कियों को उठाया ताकि जल्दी भाग सकें। नायक एक छोड़े हुए अस्पताल पहुंचे। बाई को नरम बिस्तर पर रखा, वह बेहोश थीं। लड़के ने नाना के पैर पर पट्टी बांधी, जिन्होंने अपनी मालकिन की हालत पूछी। बाई, नायक पट्टी कसता है, मोच का ध्यान रखते हुए। थोड़ी शर्मिंदा होकर लड़की दर्द में चिल्लाती है। नाना लड़के को कोसती है कि उसे कोमलता से पेश आना नहीं आता। मो के अनुसार उसे बस मारना सिखाया गया था, इसलिए यह सबसे बड़ी दया है। लड़की मुंह फुलाती है, विश्वास नहीं होता। नायक खुद पट्टी बांधता है। खिड़की से काली कार इमारत की ओर आती दिखती है। किसी के आने का एहसास होते ही चेंग खिड़की के पर्दे खींच देता है। लड़का पूछता है कि बाई जी इस हालत में कितनी देर रहेगा। जवाब मिलता है कि यह 4 से 12 घंटे तक रह सकता है। मो बोर्ड छोड़ देता है, लड़की को वहीं रहने का आदेश देते हुए। एक समूह दिखाया गया है। उनमें से एक कहता है कि पहले ज़ॉम्बीज हटाएं और फिर सुनिश्चित करें कि दवा जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी हो। नेता अपने चश्मे को ठीक करता है और नायक को सलाह देता है कि अगर विश्वास हासिल करना है तो अंधेरे से जासूसी न करे। वक्ता आंखें मिचमिचाते हुए सीधे मो को देखता है। लड़का उत्साहित और सतर्क है, पूरी तरह नहीं समझता कि क्या हो रहा है। चांग समूह को संबोधित करता है, जो हैरान है। मो पूछता है कि अगर विश्वास नहीं बनाना है तो बताया जाता है कि फिलहाल साथ काम करना आसान है। वह व्यक्ति खुद को वांग जने के रूप में परिचित कराता है और टीम का उप प्रमुख भी बताता है। मुख्य पात्र सिर हिलाता है और अपना नाम बताता है। समूह अस्पताल के गलियारों से गुजरता है, जो मरे राक्षसों के खून से भरे हैं।
उप प्रमुख पूछता है कि क्या मो ने जगह साफ की है। चांग जवाब देता है कि सिर्फ पहली मंजिल, क्योंकि यहाँ की मंजिलें जुड़ी हैं। कमरे का दरवाजा खुलता है जहां लड़कियां थीं। नाना पर्दे के पीछे छिपकर डरते हुए अंदर आए लोगों को देखती है। आदमी लुओफी से लड़कियों के लिए खाना पानी लाने को कहता है, लेकिन अधीनस्थ नहीं चाहता। वह संसाधनों के बदले कुछ और देने का सुझाव देता है। वह नाना को पैर की मालिश करने का आदेश देता है। लुओफेई आवाज ऊंची करता है और उसके हाथों की ओर बढ़ता है। लड़की डर से आंखें बंद कर लेती है, लेकिन मुख्य पात्र उसका हाथ रोक लेता है। लड़का दर्द से कांपता है और छोड़ने को कहता है, पर मो नहीं मानता। वह माफी मांगने को कहता है। लुओफेई दयनीय चेहरा बनाकर उप प्रमुख को देखता है, लेकिन वह आदमी अधीनस्थ की जल्दबाजी को दोष देता है और माफी मांगने का सुझाव देता है। शब्द मुश्किल से निकालते हुए लड़का माफी मांगता है। छेंग अधीनस्थ की कलाई छोड़ देता है, यह कहते हुए कि अगली बार इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा। अब भी गुस्से में वह कुछ ऐसा देखता है जो उसे और गुस्सा दिलाता है। वांग जियानई नाना को कैंडी देकर अधीनस्थ की अशिष्टता के लिए माफी मांगते हैं। फिर मो को ऊपरी मंजिलों से जॉम्बीज साफ करने के लिए बुलाते हैं। नायक बाईजी की ओर देखता है, जो अपनी अस्थिर स्थिति के चलते सो रही है। सभी निष्कर्ष निकालने के बाद लड़का सफाई से मना कर देता है। लुओफेई गुस्सा होते हैं, लेकिन उप प्रमुख उन्हें रोकते हैं और जाने को कहते हैं। नाना लॉलीपॉप के उपहार से खुश होती है, यह देखते हुए कि दुनिया में दयालु लोग भी होते हैं। लड़की लड़के को ऐसा न करने के लिए कहती है। महिला खुशी से गुनगुनाते हुए कैंडी खोलती है। लड़का मजाक में पूछता है कि क्या उसे लगता है कि मिठाई में जहर हो सकता है। नाना कैंडी खाने लगती है और हीरो से कहती है कि उसकी शंकाओं के कारण कोई उससे बात नहीं करता। हीरो लड़की के सीने पर काला निशान देखता है और छूने का सोचता है। लड़की तुरंत चौंक जाती है। वह कांपते हुए मो से पूछती है कि वह क्या कर रहा है। वह मजाक में निशान को प्यारा कहता है और पूछता है कि यह क्या है। नाना उदास होकर बताती है कि यह एक प्रयोगात्मक चर्च का प्रतीक है जो सिर पर शोध करता है। सिर दर्द के कारण वह कुछ याद नहीं रख पाती। लड़के को समझ आता है कि लड़की ने बहुत सहा है। जेनी लौटती है और चांग को दवा देती है। मो आदमी को शक से देखता है और धन्यवाद कहता है। उप प्रमुख अनौपचारिक रूप से कहता है कि भागीदारों को इतनी औपचारिकता से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन नायक उन्हें भागीदार नहीं मानता। वह आदमी अपने सोने के क्रॉस को छूता है और कहता है कि सब ठीक है। मुस्कुराते हुए वह सोचता है कि जल्द ही नायक उससे सहयोग मांगेगा। नाना नींद में खाने की इच्छा की बात करते हुए सो जाती है। उसी समय बाईजी उठता है, जो अंततः जाग गया है। नायिका सो रही महिला पर एक नीला धागा निर्देशित करती है, जिससे वह आदमी डर जाता है। महिला तुरंत जाग जाती है, यह समझे बिना कि क्या हो रहा था। मार्टिन मो ने राहत की सांस ली। सब ठीक है, वह जाग गई है। जी सूंघता है और कमरे के दूसरे कोने की ओर मुड़ता है जहां वे हैं। चांग को लगता है कि बाई अन्य जॉम्बीज से मिलने को उत्सुक है। सिस्टम मुख्य पात्र को राक्षसों से अस्पताल साफ करने के मिशन की सूचना भेजता है। लड़कियों में से छोटी बैठती है और जम्हाई लेते हुए कहती है कि मुख्य पात्र की मालकिन के साथ सब ठीक है। लड़का नाना का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसे जागने के लिए कहता है। वह लड़की से विनम्रता से कहता है कि वह कमरे में ही रहे जबकि वह ऊपर जाकर देखे। ये सुनकर छोटी लड़की उदास हो गई। उसे शांत करने के लिए चांग उसे वादे की याद दिलाता है, जो लड़की को प्रोत्साहित करता है। महिला सहमत होती है कि वह नायकों के लौटने तक रुकेगी। पात्र अस्पताल की ऊपरी मंजिलों पर पहुंचते हैं। वे पहले ही एक ज़ॉम्बी को मार चुके हैं और सील्स ले रहे हैं। आदमी उनमें से एक को पकड़कर सोचता है कि क्या यह सही है, फिर नायिका की ओर देखता है और इसे जांचने का निर्णय लेता है। नायक ने लड़की के सीने पर हाथ रखा जहां लाल मुहर है, जिस पर वह बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करती है। बाई ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी लाल शैतानी सींगों से निकलने वाली ऊर्जा महिला के माथे से बढ़ने लगती है। माथे पर जेड के चारों ओर आग जल रही है। वह और भी शक्तिशाली और प्रभावशाली दिखने लगी। शायद यह एक अपग्रेड है। लड़का लड़की को सराहनीय नजरों से देखता है और कहता है कि अगर यह एक खास खेल होता तो वह एक सुंदर राक्षसी के बजाय कुछ और होती। वह गंदी मुस्कान के साथ सोचता है। चांग नायिका को नर्स या प्यारे परिधान में प्रस्तुत करता है। जॉम्बी हर तरफ से हमला कर रहे हैं। जेड एक को अपनी तलवार से काटता है, पहले से भी अधिक आसानी से। थोड़े डरे हुए मो देखते हैं कि उनकी मालकिन सच में पहले से अधिक शक्तिशाली हो गई हैं। नायक फिर से राक्षस का सामना करते हैं। चांग कहता है कि अब दुश्मन भागेगा। प्राणी दर्द में चिल्लाता है। उसके चारों ओर नीला धागा लिपटा है। लड़का ज़ॉम्बी को पकड़ता है और बाईं से वार करने को कहता है। बिना झिझक लड़की ने कुशलता से प्राणी का सिर काट दिया। नीला धागा नायक के पास लौटता है, जो समस्या हल होने पर खुश है। लड़का वांगझेन की टीम में भी रुचि रखता है, जो इमारत साफ करने गई थी। आदमी बंदूक से ज़ॉम्बी पर गोली चलाता है। प्राणी डर से कांपता है। वह कहता है कि वह मरना नहीं चाहता। डिप्टी शरीर के पास बैठता है, ये देखते हुए कि सशक्तिकरण पदार्थ के इंजेक्शन के बावजूद संक्रमित व्यक्ति उत्परिवर्तन का विरोध नहीं कर पाया। जेनई सोचता है कि अगर उसे पहले पता होता कि लड़की का खून अच्छा है तो उसका आकर्षण बेहतर होता। डिप्टी एक चमकीली हरी शीशी उठाता है और इसे लड़के को बचाने के उपायों में से एक बताता है, लेकिन वह यह भी कहता है कि मुक्ति की कीमत ऊंची होगी।
परिवर्तित प्राणी कहता है कि वह इसके लिए भुगतान करेगा और जो करना होगा करेगा। आदमी संतोष से हंसता है, प्रयोग की तैयारी करता है। बड़े बोर्डों से बंद रास्ते पर एक आदमी बैठा है, जोर से मदद के लिए पुकारता है। नायकों ने सुना और मो उसे वहां जाने को कहता है। लड़का देखता है कि कैसे परिवर्तित व्यक्ति दो जंबियों को गले से पकड़ता है जो हवा की कमी से दम तोड़ रहे हैं। प्राणी अपने हाथ कसकर दबाता है, दोनों राक्षसों की गर्दनें दबा देता है। चांग ने परिवर्तित लुओ फेई को देखा और पूछा, क्या हुआ? लड़के की आंखों में गुस्सा था। उसने नायक से कहा, घुटनों पर बैठकर माफी मांगो और तुम दर्दनाक मौत मरोगे। नायक व्यंग्य से अपनी मालकिन की ओर मुड़कर कहता है कि अब मानसिक अस्पताल के मरीज मजाक करना सीख गए हैं। लुओ फेई अपने विकृत चेहरे का दूसरा हिस्सा घुमाते हुए जवाब देता है कि नायक हंस सकता है क्योंकि यह उसका आखिरी मौका है। मो ने उप प्रमुख के अधीनस्थ के साथ जो हुआ उसे डर के साथ देखा। परिवर्तित व्यक्ति एक हरे तरल के साथ सिरिंज लेता है। मो कुछ शक्ति के बारे में बड़बड़ाता है। वह उस पदार्थ को अपनी गर्दन में इंजेक्ट करता है, यह तय करते हुए कि यह मात्रा काफी होगी। चीखते हुए लुओ फेई अपने प्रतिद्वंद्वी से कहता है कि वह इंसान नहीं। वो सोचता है कि क्या यह झोंबी की शक्ति हो सकती है। जेड डर से कांपने लगता है। राक्षस उठता है और अपनी नजर अपने पूर्व साथी पर डालता है जो पास फर्श पर बैठा है। लड़का डरता है। वह पूछता है, क्या यही है? तभी राक्षस अचानक दोस्त पर झपटता है, चेहरा पकड़ लेता है। चांग तलवार निकालता है, हमला करने को तैयार। वह सोचता है कि इस स्थिति में दया की जरूरत नहीं। लुओ फेई दुश्मन को जोर से पुकारता है, पूछता है कि अब वह क्या करेगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सके बैजी उसकी तलवार से हाथ काट देता है। प्राणी लड़की की ओर बढ़ता है लेकिन वह उसे रोक देती है। नायिका तेजी से उस बदले हुए आदमी का दूसरा हाथ काट देती है। कुछ और बार तलवार चलाने के बाद लुओ फेई महिला के पैरों के पास घुटनों के बल बैठा। समझ नहीं पा रहा कि वह क्यों हारा। मो प्राणी को घृणा से देखता है और कहता है कि जब वह मानव नहीं रहा तो जीत का सवाल ही नहीं था। आखिरी शब्दों में लुओ फेई उप प्रमुख से माफी मांगता है। नायक को एहसास होता है कि उसने वांग जेन को कभी नहीं देखा। वह लड़का दरवाजा तोड़कर कमरे में घुसता है। लड़के की आंखों में डर साफ दिख रहा था। सामने भयानक दृश्य था। नाना कुर्सी पर बैठी थी, उसके शरीर से 3 ट्यूब्स खून मशीन में पंप कर रही थीं। मो तुरंत लड़की के पास दौड़ता है, ट्यूब्स खींचकर पूछता है, क्या हो रहा है? वांग जियानी उस आदमी के पीछे आते हैं और कहते हैं कि चांग के आने के बाद से अधीनस्थ के साथ प्रयोग असफल हो गया। उप प्रमुख व्यंग्य से कहते हैं कि लड़की अब नहीं बच सकती क्योंकि उसके शरीर से 75% खून पहले ही निकाला जा चुका है। मुख्य पात्र आदमी के गले पर चाकू रखकर चिल्लाता है, क्या हासिल करना चाहते हो? जेनी बिना भावना के जवाब देता है, ज़ॉम्बीज़ को हराने के लिए उसके खून का शोध में खास रोल है। हल्की मुस्कान के साथ शोधकर्ता कहता है कि ऐसे बलिदान जरूरी हैं जो मो को और क्रोधित कर देता है, लेकिन वैन अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही लड़का उसके शरीर में चाकू घोंप देता है और ब्लेड लहराता रहता है। चांग चिल्लाते हैं कि एक लड़की के साथ ऐसा करने पर आदमी को इसका 100 गुना चुकाना होगा। फिर नायक दुश्मन को लात मारता है जिससे और नुकसान होता है। जेनी हंसते हुए कहते हैं कि इसी वजह से साधारण लोग इसे नहीं समझ सकते। वह यह भी कहता है कि ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ लड़ाई में मौत से डरना बेवकूफी है। मो बस उसे देखता है। तभी 2 राक्षस दरवाजे से कमरे में आते हैं। नाना होश में आती है और अपनी आंखें खोलती है। प्राणी गरजता है और लड़की पर हमला करने को तैयार होता है, पर अपनी आखिरी ताकत से महिला बच निकलती है। लड़का देखता है और चिंता में महिला की ओर मुड़ता है। राक्षस की तेज धार लड़की के शरीर को भेदती है और खून की बूंदें कमरे में उड़ती हैं। अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ नाना कहती हैं कि वह ठीक नहीं है। नायक अपनी आंखों में निराशा के साथ देखता है कि क्या हो रहा है। ये समझ नहीं पाता कि आगे क्या करना है। इस समय बैजी बिना समय गंवाए अपने साथी को हमलावरों से बचाने लगता है। गुस्से में वह तलवार से वार रोकती है। लड़का स्तब्ध खड़ा है। जैसे ही एक और ज़ॉम्बी उसकी ओर बढ़ता है, मो नंगे हाथों से उसे पकड़ लेता है। सब कुछ वापस पाना चाहता है। चंगा गुस्से में भरकर अपने मजबूत हाथ से वार करता है। जेएनयू उठने लगता है। अब वह इंसान से ज्यादा ज़ॉम्बी जैसा दिखता है, लेकिन इससे पहले कि डिप्टी कुछ कर सके, बाई उससे निपट लेता है और शरीर को वार्ड में छोड़ देता है। जब दर्द में चिल्लाता है और एक हाथ से सिर पकड़ लेता है। उसके माथे पर सींग टूटकर बिखरने लगते हैं। लड़का डर से अपनी मालकिन की ओर देखता है जो दर्द से कांप रही है। जब फिर चिल्लाता है, उसके अंदर से शक्तिशाली ऊर्जा निकलती है। मुहर बनाते समय नायक मानता है कि ऊर्जा समाप्त हो गई है और बैजी का शरीर उलझ गया है। सींग धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में टूटते रहते हैं। मो सावधानी से अपनी मालकिन को अपनी बाहों में लेता है ताकि वह थोड़ा आराम कर सके। लड़के की आंखें थकावट से बंद होती हैं। वह और उसका साथी फर्श पर गिरते हैं। सब कुछ खत्म हो गया है। एक लाल बालों वाला लड़का कमरे में आता है। जो उसने देखा उससे भ्रमित है। उसके सामने वांग जेन का निर्जीव शरीर और सोते हुए नायक थे। लड़का चाकू को उठाता है और उसे इंगित करता है। रात का समय हो चुका था। कोई सड़क पर आग जला रहा था जिससे धुएं के बादल आसमान में उठ रहे थे। चांग जागता है। आंखें खोलते लड़का उदास होकर आग के पास बैठता है। मो आता है। वह धमकी भरे अंदाज में पूछता है कि क्या वह तांत्रिक है।
लड़का अपना नाम ज्याओ बताता है और कहता है कि उसकी प्रेमिका की मौत टीम ने की थी। ज्याओ अपनी कहानी जारी रखता है। वह बदला लेने के लिए इन लोगों के साथ शामिल हुआ। चांग पूछता है कि क्या उसकी इच्छा पूरी हुई। भारी सांस लेते हुए लाल बालों वाला आदमी कहता है कि उसके पिता के रहते यह नहीं रुकेगा। वह मुख्य पात्र की ओर मुड़कर उसे शामिल होने का न्योता देता है। शियाओ बताता है कि नाना का शरीर ले जाया गया था, लेकिन वह याद नहीं कर सकता कि वह कौन था, क्योंकि वह दूर छिपा था। फिर भी लाल बालों वाला आदमी सोचता है कि अगर इसका कुछ लेना देना प्रयोग से है तो यह व्यक्ति बिशप हो सकता है। बाई जी भी इस सभा में शामिल होता है और वह आदमी जोड़ता है कि केवल उप प्रमुख ही बिशप से संपर्क कर सकता था। शियाओ के शिक्षक जीव विज्ञान के प्रोफेसर हैं जो सिटी एक्स में रहते हैं। शायद वे उनके इरादे समझ सकते हैं। मो को लगता है कि ये लोग लाशों के साथ कुछ कर सकते हैं। जी के बाल छूते हुए चांग पूछता है कि क्या उसे व्हाइट वुल्फ एसोसिएशन के नियम याद हैं। मो ने कृपा का बदला चुकाने का निर्णय लिया, लेकिन कहा कि सभी द्वेष समाप्त करना होगा। नायक सिटी एक्स की ओर बढ़ते हैं, पर पहले कहीं और जाने का निर्णय लेते हैं। खंडहर ज़ॉम्बियों से भरे हैं जो लोगों पर हमला करते हैं। एक लड़कों की टीम राक्षसों से लड़ती है। उनमें से एक अपने कप्तान को बुलाता है। कप्तान युनहू है, जिनसे पात्र पहले मिल चुके हैं। लड़की अपने अधीनस्थों की ओर मुड़कर उन्हें निकासी की तैयारी करने का आदेश देती है, लेकिन अधीनस्थ मलबे के नीचे छिपे दो नागरिकों को देखता है जिन्हें राक्षसों द्वारा हमला होने वाला है। युनहू खुद इसे करने का निर्णय लेती है और दूसरों को दूसरी तरफ से रास्ता बनाने का आदेश देती है। उनमें से एक मुख्य बात को चुनौती देना चाहता है, लेकिन दूसरा जल्दी सहमत होकर उसे रोक देता है। कप्तान तेजी से छलांग लगाकर दुश्मन के पास पहुंचता है। लड़की भी एक राक्षस को देखती है जो पीछे से हमला करना चाहता था। घूमकर युनहू उसे लात मारती है, जिससे वह प्राणी पीछे गिर जाता है। इसके तुरंत बाद कप्तान जॉम्बी के मुंह में बंदूक डालकर गोली मारती है। कई लाशों के पास से गुजरते हुए वह राहत की सांस लेती है। सब कुछ साफ है। दो किशोर बाहर आकर अपने उद्धारकर्ता को दिल से धन्यवाद देते हैं। लड़की पूछती है कि वे यहाँ क्यों आए। उनमें से एक उदास होकर कहता है कि उसकी बहन के पास खाना खत्म हो गया था। यूनहू लड़के के हाथ में पाउडर दूध का डिब्बा देखती है। वह पूछती है कि ये किशोर कहाँ रहते हैं। वे कहते हैं कि पास में, दूर नहीं, पहाड़ों के बीच एक छोटा लकड़ी का घर दिखता है। कप्तान इधर उधर देखती हैं। लड़के संदेह से फुसफुसाते हैं। लड़की छोटे लड़के के सिर पर बंदूक रखकर पूछती है कि वे क्या कर रहे हैं। युनहू गंभीरता से कहते हैं कि पाउडर दूध सिर्फ जानवरों के लिए होता है। छोटा लड़का उनकी बात शांति से सुनता है। वह आक्रामकता से पूछता है कि कप्तान ने उनका पीछा करने की हिम्मत कैसे की, लेकिन उसने इसे एक और शिकार से बचने का तरीका बताया। आदमी गुस्से में पूछता है कि साथी को इतना भरोसा कैसे मिलता है, लेकिन युनहू कुछ कहने से पहले ही कमजोर महसूस करता है। लड़की सिर पकड़ लेती है। बुजुर्ग नोट करता है कि डिप्टी द्वारा जांचे गए फूल अच्छे से काम करते हैं। वह इतनी कमजोर हो जाती है कि अपने घुटनों पर गिर पड़ती है। लड़का देखता है कि बॉस पहले से अधिक चालाक हो गया है। दुष्टता से हंसते हुए छोटा युनहू की गर्दन में सिरिंज लगाकर खून निकालने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। लड़की की नजरें खाली हो जाती हैं। उसका मन धुंधला हो जाता है। बुजुर्ग तय करते हैं कि लड़की का सारा खून निकालना उबाऊ होगा। हंसते हुए दोनों घायल आदमी के हाथ की ओर बढ़ने लगते हैं। बाईजी उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। अपनी तलवार के एक वार से दुश्मनों को मार देते हैं। शियाओ इस जगह को डिप्टी के गढ़ के रूप में पहचानते हैं। मो ने जमीन पर पड़े युनहू को देखा। लड़की अपने दोस्त को हाथ बढ़ाकर जल्दी पहचान लेती है। नायक दोनों का विश्लेषण करने का निर्णय करता है। वह निष्कर्ष निकालता है कि सभी विषयों में एक प्रवृत्ति होती है कि वे बदल सकते हैं। बाई का चेहरा उतर गया। कुछ कह नहीं पाती। लड़की असहज होकर सिर रगड़ती है और नायक से पूछती है कि वह अब भी यहाँ क्यों है। खुशमिजाज शियाओ दरवाजे पर आता है। उसने डिप्टी के शोध रिकॉर्ड ढूंढ लिए हैं। अंधेरा घिरने लगा है। सूरज क्षितिज के पीछे छिप गया है। वांगमोंग सोचता है कि अगर कप्तान नहीं आए तो क्या करना होगा। सुरक्षा के लिए वह सुझाव देता है कि पूरी टीम को निकाल लिया जाए। तभी एक अधीनस्थ युनहू को देखता है और खुशी से उसे पुकारता है। वह जल्दी से लड़की के पास आता है और पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। फिर कप्तान टीम को मो चांग और जियाओ एन से मिलवाते हैं, जो उनके साथ सिटी एक्स तक रहेंगे। वोंग मेंग असंतोष से भौहें चढ़ाते हैं, साथ ही नायक को पहचानते हैं। समूह बायोसॉफ्ट कॉरपोरेशन पहुंचता है, जो प्रलय से पहले जैविक जीवन वायरस पर शोध करने पर केंद्रित था। युनहू अपने साथियों की ओर मुड़कर उनसे अपनी योजना दोहराने के लिए कहता है। मो चांग और बैजी को एक युद्ध दल में नियुक्त किया गया था। फिर लड़की गंभीर स्वभाव के वांगमोंग का परिचय कराती है। वह अब इनका भी प्रतिनिधित्व करती है। दोनों की जिम्मेदारी कंपनी की इमारत में घुसपैठ कर चुने हुए क्षेत्र को जितना हो सके झोंबी से साफ करना है। आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम में युनहुई, ली, हुआंग, लेनफंग और वेनान हैं। वे निकासी मार्ग तय करते हैं और तेजी से जानकारी जुटाते हैं। सुरक्षा निर्देश मिलने पर जी प्रवेश द्वार की ओर मुड़ता है और सूंघता है। कप्तान मुख्य पात्र की ओर मुस्कुराती है, खुश है कि उसने मदद के लिए हाँ कहा। वो शांति से पूछता है कि क्या यह जल्दी होगा। लड़का सोचता है कि अगर सॉफ्टवेयर में कमी है तो ये बाई की स्थिति समझने में मदद करेगा। इमारत में जॉम्बीज का झुंड घूम रहा है। नायक उन्हें तेज और आसान हरकतों से कुशलता से मारते हैं और बिन अपने साथियों की ताकत से हैरान है। बाई मुख्य पात्र को कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है। लड़का उलझन में है। अगर आप यहीं करेंगे तो समस्या होगी। लड़की मो का हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रखती है, जहां आंखें बंद कर लेता है, कुछ होने की उम्मीद में, पर कुछ नहीं होता, जिससे महिला निराश होती है।
वह अचानक लड़के को फर्श पर गिरा देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। वांगमैन इससे नाराज हो जाता है। उसे शक होता है। लड़का अपनी जैकेट से बंदूक निकालता है, सोचते हुए कि समस्याएं जल्दी ठीक करनी होंगी। एक ज़ॉम्बी दूसरे समूह पर कूदता है, जिससे सदस्यों को डर लगता है। मैं उलझन में पड़े अबेन की शर्ट पकड़ता हूँ। राक्षस डरे हुए लड़के के शरीर को भेद देता है, फिर मेन पिस्तौल से ज़ॉम्बी को मार देता है और अपने मरते साथी से कहता है कि सब कुछ उस महिला पर दोष दो जो निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी। बीन मर जाता है और मुख्य पात्र यह दृश्य देखते हैं। मोमेंग से उसके उद्देश्य पूछता है। अब लड़के के पास बंदूक ही नहीं, चाकू भी है। वह बदला चाहता है, लेकिन इसके लिए खास दृष्टिकोण चाहिए। मेन ने अपनी टांग में चाकू घोंपा। वैन इमारत से बाहर निकलता है और मदद के लिए फोन करता है। वह नायकों पर मारने का आरोप लगाता है। कप्तान को देखते ही लड़का मुस्कान के साथ दौड़ता है। वह कहता है कि पात्रों ने बीन को मारा और उसे भी मारने की कोशिश की। यह टीम के लिए बड़ा झटका था, लेकिन जियान को विश्वास नहीं। उसे लगता है कि यह गलत फहमी है। वह व्यक्ति अपने घाव को पकड़ता है, दर्द और डर में चिल्लाने का नाटक करता है। कप्तान नायक से खुद को सही साबित करने को कहते हैं, लेकिन वह कहता है कि कुछ भी कहने पर भी कोई यकीन नहीं करेगा। भारी सांस लेते हुए यूनहू पात्रों से टीम छोड़ने को कहते हैं। इसके जवाब में मुख्य पात्र ने चुप रहने का निर्णय लिया। बाई और मो श्याओ को बुलाते हुए चले जाते हैं। कप्तान देखता रहता है, जिससे अधीनस्थों में गलतफहमी होती है। वे मानते हैं कि समूह को जाने देना असंभव था। बाकी लोग भी उसी इमारत में जाते हैं जहां वे पहले थे। आदमी प्रमुख को सफेद गोली देता है, जिसे वह ले लेती है। लड़का लड़की से पूछता है कि क्या वह मिशन जारी रखना चाहती है, क्योंकि उसका शरीर ठीक नहीं है। कप्तान गोली निगल लेती है। वह सोचती है कि बीन का टोकन परिवार को देना चाहिए। यूनहू अपने अधीनस्थ के पैर की स्थिति के बारे में पूछता है, लेकिन वह बॉस को अकेले नहीं भेजना चाहता, क्योंकि बाकी टीम लड़ाई में काफी खराब है। लड़की कहे गए शब्दों से सहमत होती है। अचानक लड़की को सिरदर्द होने लगता है, जिसमें निष्पादन का आदेश अटका हुआ है। कप्तान फर्श पर बैठती है और पीछे एक काली परछाई दिखती है। वांग मुस्कुराता है। उसने लड़की के साथ आखिरी पल तक रहने का वादा नहीं तोड़ा। वह आदमी छुरी घुमाता है, यूनहू को हटाने की कोशिश में जो उसके रास्ते में था। उसका दिल धड़कना छोड़ देता है। चांग पीछे से आकर अपने हथियार से दुश्मन के दिल को भेद देता है। अधीनस्थ बेताबी से सोचता है कि योजना क्यों विफल हुई। कप्तान धीरे धीरे फर्श से उठता है। मैं बहुत गुस्से में हूं। उसे समझ आता है कि लड़की ने गोली नहीं ली। यूनहू सफेद कैप्सूल निकालता है, जिसे उसने छुपा रखा था। वह निराशा में सिर झुका लेती है। वह उदास है कि मुख्य पात्र ने सही अनुमान लगाया। मो चाकू कसकर पकड़ता है जब वह वांग मोंग के पास जाता है। बचे लोग उस पहाड़ी घर लौटते हैं जहां पहले दो किशोर रहते थे। शेंग और यूनहू बाहर बात करते हैं। लड़का सुझाव देता है कि टीम का नाम बदले। कमांडर सच में नहीं समझ पाता कि वह उस पर भरोसा क्यों नहीं करता, जिस पल से उसने मुख्य पात्र से मुलाकात की। वह सोचती है कि क्या यह एक अच्छा सवाल है। लड़की उन विस्फोटकों को याद करती है जिनमें पर्याप्त शक्ति नहीं थी। फिर उसे दो बच्चे याद आते हैं जो विशेष रूप से उसका इंतजार कर रहे थे। यूनहू को एहसास होता है कि वे सभी उसी व्यक्ति की बात कर रहे थे। बड़ी तड़प के साथ वह अपने पूर्व अधीनस्थ की छवि को अपने विचारों में देखती है। समूह वांग मेंग को घेरता है, जो घुटनों के बल बैठा है। लड़की कहती है कि उन्होंने जानबूझकर उसे सच बताने का मौका दिया। कमांडर परेशान है। उसने नहीं सोचा था कि यह जाने लेगा। लड़का मुस्कुराकर कहता है कि वे मर जाएंगे। अधीनस्थ कांपते हाथों से हरे तरल से भरी सिरिंज निकालता है। जैसे ही वह पदार्थ इंजेक्ट करने की तैयारी करता है, वह समूह की मृत्यु को तय मानता है। चेंग सिरिंज में पदार्थ पहचान लेता है। वह चाकू फेंकता है, जो वस्तु को आधा कर देता है। गुस्से में मो दुश्मन के कपड़े पकड़कर पूछते हैं कि उसका बिशप से क्या रिश्ता है। वांगमोंग के मुंह से खून बहने लगता है और वह बुरी तरह हंसता है। नायक ऊपर देखते हैं, कुछ अजीब देखते हुए। कांच तोड़ते हुए मुख्य पात्र और वैन के बीच से एक राक्षस आता है, जो लड़के की गर्दन काटता है। कप्तान चौंक जाती है। उसे एहसास होता है कि उसका पूर्व अधीनस्थ खुद को चारा बना रहा था। टीम समझती है कि यह एक अज्ञात म्यूटेंट है, शायद सामान्य स्तर 2 के जॉम्बी से अधिक ताकतवर। डरे हुए शियाओ अन कहते हैं कि सबको पीछे हटना चाहिए। राक्षस अपने शिकार से नजर हटाकर यूनहू की ओर देखता है। वह खंभा गिरने से पहले ही तोड़ देता है। चांग पट्टी हटाता है, समझते हुए कि प्राणी पीछे हटने का मौका नहीं देगा। म्यूटेंट कप्तान पर कूदता है, उसे मारने की तैयारी में। लेकिन मो समय रहते लड़की को कुछ मीटर दूर खींच लेता है और जहां वह पहले खड़ी थी वहां एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। लड़का सोचता है कि उन्हें अभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए और योजना को लागू करना चाहिए। यूनहू कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से केवल एक शब्द ही निकल पाया। कहीं ऊपर हवा में कुछ हलचल दिखाई दे रही है, जिसे मुख्य पात्र ने देखा। प्रणाली की जांच करते हुए लड़के ने देखा कि पिछले युद्ध के बाद से बाइशु के साथ उसकी समन्वय स्तर बढ़ गया है। म्यूटेंट चांग पर कूदता है, जो उसे लगातार चकमा दे रहा था। नायक अपनी मालकिन की ओर कई सीलें फेंकता है। लड़की के चारों ओर ऊर्जा घूमती है, जो उसके अंदर समा जाती है। उसके माथे पर 2 सींग फिर से उगाते हैं और उसकी कॉलर बोन पर एक लाल सील दिखती है। लड़की तलवार निकालती है। नायक लड़ाई के लिए तैयार हैं। तेजी से चलते हुए पात्र प्राणी पर हमला करते हैं। राक्षस कूदता है, यह तय करते हुए कि वह दुश्मनों के और करीब आ जाए। लड़का प्रतिद्वंद्वी को मारकर बेहोश कर देता है। वो अंतिम वार के लिए झूलता है, ये मानते हुए कि यह अंत है। प्राणी आवाज की ओर मुड़ता है और कूदकर दूर चला जाता है। इससे पहले कि चांग कुछ कर सके, उसकी हाथ जमीन में गड्ढा छोड़ देती है।
राक्षस फिर से कूदता है, किसी और पर झपटने की चाह में। वह किनारे खड़े श्याओ एन को अपनी ऊर्जा के लिए बलिदान चुनता है। डरा हुआ लड़का ऊपर देखता है, सोचते हुए कि सब खत्म हो गया। यूनहू अपने साथी को ढकने में सफल हो जाता है, जिसने हाथों से सिर ढक रखा था। लड़का चिल्लाता है जब देखता है कि लड़की ने क्या किया। वह मो के कंधे पर हाथ रखती है, दांत भींचकर कहती है कि वह उसकी तरह नहीं लड़ सकती। लड़की के मुंह से खून बह रहा है और वह कहती है कि दूसरों की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। म्यूटेंट अपने दांतों वाला मुंह खोलता है बाई को काटने के लिए, जो पास है, लेकिन जेड तलवार से राक्षस की छाती में घोंप देता है। चांग भी वार करने को तैयार होता है, अपनी सारी शक्ति हाथ में केंद्रित करता है। यह प्राणी के शरीर को भेदते हुए उसमें छेद कर देता है। म्यूटेंट का शरीर जमीन पर पड़ा रहता है, जो दरारों से ढका है। नायक कप्तान को पकड़कर उसकी कोशिशों की तारीफ करता है। समूह आखिरकार शहर पहुंचता है। श्याओन युन हू को उठाए हुए बताता है कि उसका शिक्षक अंदर है। वह चांग की ओर भी मुड़ता है। वह साथी की विशेषताओं के बारे में कुछ न कहने का वादा करता है। प्रोफेसर वांग इमारत में आते हैं, सोचते हुए कि जिस व्यक्ति से मिले थे वह स्तर 2 का झोंबी राजा था, जो किशोर अवस्था में था। शियाओ को आश्चर्य होता है कि ऐसी चीजें भी होती हैं। प्रोफेसर हाल ही में सीखे जोम्बी के बारे में बात करते हैं। हीरो सोचता है कि अब सिर्फ दूसरे स्तर के जोम्बी ही मिलते हैं। बाई उस आदमी की हर बात ध्यान से सुनता है और सतर्क दिखाई देता है। वैन कहता है कि अच्छा हुआ टीम ने उस राक्षस को मार डाला, इससे पहले कि वह बड़ा हो सके। कप्तान पास खड़े नायक की आस्तीन पकड़ता है। वह कुछ कहने की इच्छा से हल्के से मुंह खोलती है। मो लड़की से पूछता है कि वह ठीक है। वह आंखें बड़ी करके उसे देखती है और भाई कहती है। चांग उलझन में है और दोस्त के व्यवहार को नहीं समझता। यूनहू खुशी से गले लगाने दौड़ता है, जिससे बाई को जलन होती है। मुख्य पात्र जोर से चिल्लाया। वह पूरी तरह भ्रमित था कि क्या हो रहा है। प्रोफेसर वांग लड़की की ओर झुकते हैं और पूछते हैं कि उसकी उम्र क्या है। वह जवाब देती है कि वह 8 साल की है। मो चौंक जाता है जब वह पूछता है कि यूनहू किसका नाटक कर रही है, और प्रोफेसर सुझाव देते हैं कि उसे पीटीएसडी है। यह देखकर कि नायक कुछ भी नहीं समझता है, आदमी समस्या की एक संक्षिप्त परिभाषा देता है और समझाता है कि अब कमांडर एक 8 साल की लड़की की तरह महसूस कर रही है। यूनहू चांग पर ध्यान देती रहती है, जिससे वह बहुत ही अजीब स्थिति में पड़ जाता है। आदमी व्यंग्य से कहता है, शायद वह 8 साल की नहीं है। कप्तान ने चांग को गले लगाया, खुश होकर मुस्कुराया। नायक थका हुआ अपनी घड़ी देखता है और समय गिनता है। यूनहू, जो मो की छाती पर लेटी है, आंखें खोलती है। वह संदेह में इधर उधर देखती है, समझ नहीं पाती कि क्या हुआ या वे कहाँ हैं। स्थिति समझकर वह अचानक उठती है, शर्म से लाल हो जाती है। लड़का हंसता है और कप्तान से सब कुछ समझाने का मौका मांगता है। यूनहू नायक के पास झुकती है, चेहरे पर गंभीरता रखते हुए। वह चांग को जमीन पर पिन करती है, वादा करती है कि वह पूरी जिम्मेदारी लेगी। कप्तान का चेहरा थोड़ा लाल हो जाता है। वह मानती है कि उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है, पर उसके पास एक अनुमान है। मो वक्ता को रोकते हुए कहता है कि अगर वह अब नहीं उठी तो अपनी जिंदगी को अलविदा कह सकती है, क्योंकि बैजी पहले से जलन से जल रहा है। पात्र लड़की को समझाते हैं कि अब क्या हो रहा है। वह हर 6 घंटे में बच्चे की अवस्था में लौटेगी, लेकिन लड़के के अनुसार कुछ छोटी गलतियां हैं। नायक साथी के कंधे पर थपथपाता है समर्थन देने के लिए और उस जगह की ओर इशारा करता है जहां उसे ठीक होने लाया गया था। लड़का जीत की ओर मुड़ता है। उत्तरी शहर जाकर हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। कप्तान का चेहरा अचानक निराशा में बदल जाता है। उसे कुछ समझ आता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और लड़की खुद को जोर से रोने से मुश्किल से रोक पाती है। प्रोफेसर वांग यूनहू को दिलासा देते हैं कि समय सब ठीक कर देता है। वह अचानक चांग का हाथ पकड़ लेती है उसे रोकने के लिए। वह भी मदद करना चाहती है। कप्तान दृढ़ हैं, वह अपनी टीम के लिए यह करना चाहती हैं। एक ज़ॉम्बी शिकार की खोज में सड़कों पर शांति से घूमता है, जब तक कि उसे बंदूक की नोक पर नहीं ले लिया जाता। गोली पहले राक्षस के मांस को भेदती है, साथ ही पास खड़े दूसरे राक्षस को भी। यूनहू संतुष्ट मुस्कुराती है, अपने काम से खुश है। भले ही वह चेतना बदल ले, वह टीम के लिए समस्या नहीं बनेगी। मो गंभीरता से कहता है कि यह सबसे अच्छा मामला होगा। वह कहता है कि वह कठिन हालात में अपनी बॉस का ध्यान नहीं रख सकता, लेकिन वह इसे समझ नहीं पाती। लड़का आगे बढ़ता है, वह सिर्फ एक तथ्य बता रहा है। वह घड़ी देखते हुए हाथ उठाता है। लड़की का समय पास है। नायक के मन में संदेह उठते हैं और वह वार्ताकार की ओर सिर घुमाता है। यूनहू चौंककर मो की गर्दन पर कुशलता से कूद जाती है। अब वह फिर से 8 साल की दिखती है। लोग खाली किराने की दुकान की तरफ बढ़ते हैं। नायक की नजर एक बंद दरवाजे पर पड़ती है, जो दुकान के पीछे है। वह पिछले कमरे में जाने के लिए दरवाजे का हैंडल पकड़ता है। चांग बताते हैं कि उस वस्तु पर धूल नहीं है। यूनहू बिस्तर पर लेटे हुए मुस्कुराते हैं। बाई अपनी आंखें बंद करके टांगों पर लेटी हुई हैं। मो शांति से सो रहे हैं, जबकि वे विचलित महसूस कर रहे हैं। एक लड़का कमरे में बड़ा चाकू पकड़े छिपा है। मुख्य पात्र अचानक आंखें खोलता है, बगल में कुछ देखते हुए। वह फौरन अजनबी का हाथ रोक लेता है, उसे हमला करने से रोकते हुए। चांग दुश्मन को अक्षम कर उसका हथियार छीन लेता है और उससे बात करता है। नायक उसके चेहरे के सामने चाकू लहराकर चिढ़ाता है। वह आक्रामक होकर चिल्लाता है, उसे मारने या बलिदान के रूप में उपयोग करने को कहता है। लड़का आंखें मिचमिचाता है। बलिदान की बात समझ नहीं आती। वह बहन के पास खड़ा होकर पूछता है कि क्या टीम सच में फेई लॉन्ग के लोगों से है।
इस समय युनहू और बैजी जागते हैं। मो पूछते हैं कि क्या उसे बिशप के बारे में कुछ पता है। लड़की सिर हिलाती है, लेकिन उसकी बड़ी बहन उसे फेई लोंग कहती है और गंदा कमीना कहती है। यह सुनकर छोटी लड़की कड़वे आंसू बहाती है, अपनी माँ और पड़ोस के अन्य बचे लोगों को याद करती है। कप्तान सोचता है कि क्या इस आदमी ने सबको ले लिया। लड़की बड़ों की ओर मिन्नत भरी नजरों से देखती है, उनसे मदद मांगती है कि वे उन्हें वापस लाने में मदद करें। चांग झुककर पूछता है कि उनका इनाम क्या होगा। बच्चों के चेहरों पर वयस्क के शब्दों से सदमा और आक्रोश झलकता है। युनहू भी चौंकता है और अपने बातचीत करने वाले को सवालिया नजर से देखता है। वो छोटे को दूसरी सलाह देता है। वह कहता है कि इस दुनिया में अनमोल चीजों की कोई कीमत नहीं होती। चांग बच्चों से कहता है कि याद रखें, जो लोग बिना शर्त मदद की पेशकश करते हैं उनके छिपे इरादे होते हैं। लड़की एक सुंदर चांदी का ब्रोच निकालती है जिसमें नीला पत्थर है। यह उसकी माँ का उपहार था। लड़का इसे लेता है और सौदा पूरा होने की बात कहता है। नायक पूछता है कि फेई लॉन्ग को कैसे ढूंढे। कप्तान दर्द में आंखें मिचकाते हुए कहता है कि इसे ढीला कर दें। छेंग पूछता है कि क्या उसने खुद इसके लिए कहा था और शर्मिंदा लड़की को बांधता रहता है। यूनहू कहता है कि उसने सिर्फ बलि का दिखावा करने को कहा था। शर्मिंदा कप्तान फिर कहता है कि उसे ढीला करें, उसकी आंखों को ढकते हुए। लड़की समझने की कोशिश करती है कि वे क्या कर रहे हैं और उसका भाई कहता है कि उसने अपने पिता की डिस्क पर ऐसा ही कुछ देखा था। मो बच्चों को बताता है कि यह फेइलोंग को खुश करने के लिए है, लेकिन छोटे बच्चे कहते हैं कि वहां कुछ पीड़ित हैं जिन्हें वे नहीं चाहते। लड़का कहता है कि उसे इस बारे में ज्यादा परवाह नहीं है और उसके पास ज्यादा समय नहीं है। अंग बंधे यूनहू को उठाकर अपने रास्ते पर चलता है। लड़की फिर से शर्मिंदा होकर चिल्लाती है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। बाहर अंधेरा हो रहा है। नायक मध्यम ऊंचाई वाली इमारत के पास पहुंचते हैं। मौ घर की ओर देखता है, मानते हुए कि यह वही जगह है जिसका बच्चों ने जिक्र किया था। कप्तान लगातार शिकायत करती रहती है। वह उसे छोड़ने और इस कमरे में न लाने को कहती है। इमारत के चारों ओर कई राक्षस घूम रहे हैं। सोचने के बाद मो चांग तय करते हैं कि मजबूत हमले पंक्तियों को तोड़ सकते हैं। यूनहू नाराज होकर कहती हैं कि उनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। एक सिस्टम संकेत आता है। युवा ज़ॉम्बी राजा को मारने के लिए उसे जलाने की क्षमता मिली। नायक सोचता है कि यह उसे परखने का अच्छा मौका है। एक ज़ॉम्बी लड़का दिखता है। वह मुस्कराता है। यह उसकी ताकत को परखने का सही समय है। वह अपना हाथ बढ़ाकर दुश्मन पर आग छोड़ता है। एक छोटी सी आग की गेंद ज़ॉम्बी के कंधे पर लगती है। यह थोड़ी देर के लिए भड़कती है, लेकिन राक्षस को कोई विशेष नुकसान नहीं होता। तीनों वहीं खड़े रहते हैं, अजीब चुप्पी में। नायक खांसता है, गला साफ करता है। उसे लगता है कि इस क्षमता का नाम अच्छा नहीं है, वह इसे बदलेगा। चांग ने हाथ 3 बार बढ़ाया, बेहतर नाम सुझाए, पर कोई मदद नहीं मिली। एक और राक्षस बिना हिले डुले खड़ा रहता है, आग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। वे तीनों फिर से अजीब चुप्पी में खड़े हैं। यूनहू सच्चे दिल से हंसती है। वह मजाक में कहती है कि नायक को दूसरे स्तर के जम्बीज के बजाय बारबेक्यू मास्टर बन जाना चाहिए। एक चिढ़ा हुआ मो लड़की की ओर मुड़ता है, लेकिन फिर वापस मुड़कर बाई जी को बुलाता है। लड़की तुरंत पास के राक्षस के कंधों से सिर काट देती है। नायिका सावधानी पूर्वक अपने अधीनस्थ का कटा हुआ हाथ चांग को सौंपती है, जिसने इस क्षमता का सही अर्थ दिखाने का निर्णय लिया। कप्तान चिंतित हैं। उन्हें यह संदिग्ध लगता है। अंग आग में गिरता है। चांग जोर से ताजा ज़ॉम्बी मांस भूनने की घोषणा करता है, मानो किसी को लुभा रहा हो। क्षेत्र के राक्षस आवाज और गंध पर प्रतिक्रिया देते हुए इस ओर बढ़े। लड़के ने अंग को प्राणियों की ओर फेंका जो लंगड़ाते हुए आ रहे थे। वे सभी भोजन पर झपट पड़े, जिससे ज़ॉम्बियों में लड़ाई शुरू हो गई। मो हाथ झाड़ते हुए पूछती है, क्या कप्तान ने इसे देखा? कप्तान मानती है, यह अच्छा है। टीम आगे बढ़ती है और एक घर पहुंचती है। नायक बाई जी को आराम करने की जगह ढूंढने का आदेश देता है। ऊपर से उन लोगों का शोर आता है जिन्होंने कुछ पीने का तय किया है। कमरे में बैठे आदमी ने लड़के को देखा और अंदर बुलाया। वह खाली सीट पर बैठता है और पूछता है कि भेंट कहाँ भेजी जाएंगी। मुस्कुराते हुए आदमी कहता है, शायद उन्हें उत्तरी शहर के विश्वविद्यालय भेजा जा रहा है। चांग सुनता है, माथे पर शिकन डालते हुए। फिर वह पूछता है कि इन बलिदानों का मतलब क्या है। आदमी बस कंधे उचकाता है। किसी को सच में परवाह नहीं है कि वह क्या करता है। वह बस एक बिशप या ज़ॉम्बी है। वो फिर से पूछता है, पर वार्ताकार सच में जवाब नहीं देता। वह बस कहता है कि किसी भी स्थिति में उसके पास बिशप की शरण है, जिससे उसे बाहर खाने की जरूरत नहीं। बिशप घृणास्पद ढंग से डकार लेता है, बताते हुए कि दरवाजों की रक्षा करने वाली दीवार के पीछे राक्षस हैं, ताकि वह व्यक्ति रात में चैन से सो सके। आदमी पास खड़े कप्तान की ओर देखकर मुस्कुराता है, ये देखते हुए कि अभी भी कुछ खेलने को है। वह लड़की के कंधे पर हाथ रखता है, कहते हुए कि बिशप उसका उपयोग नहीं करेंगे जब तक वह पूरी तरह उनकी नहीं बन जाती। यूनहू आंखें खोलती है। लगता है उसका व्यक्तित्व फिर बदल गया है। वह बुजुर्ग के चेहरे पर मुक्का मारती है, उसे घिनौना कमीना कहती है। लड़की तुरंत चांग की बाहों में जाती है, बिशप की शिकायत करती है और उसके हाथ पर पट्टियां कस देती है। आदमी कहता है कि उसे और जानकारी चाहिए, मतलब उसके पास कोई विकल्प नहीं। सीढ़ियों पर कई लोग पड़े हैं जो पहले कमरे से बाहर फेंके गए थे। उठकर वह ऊपर देखता है और नोट करता है कि यह दर्दनाक था। वह समझ नहीं पा रहा कि इसे कैसे खरीदे, इसलिए चिल्लाने लगता है। मो और यूनहू कांपते हुए बिशप के पास जाते हैं। नायक उसे बेवकूफ कहता है क्योंकि उस आदमी ने उसके साथ ऐसा किया और वह फिर भी बहस करता है।
पराजित व्यक्ति अत्यंत गुस्से में है। वह अपने दांतों को कसकर भींचता है और गुस्से का प्रदर्शन करता है। फिर वह जोर से सीटी बजाता है। आक्रामक ज़ॉम्बीज़ की भीड़ तुरंत इमारत के भीतर घुस जाती है। आदमी मुस्कुराकर कहता है कि अब ज़ॉम्बी उन्हें टुकड़े कर देंगे, लेकिन वक्ता समझता है कि वह दूसरी लड़की का स्थान नहीं देख पा रहा। चांग मुस्कुराता है और शांति से अपनी तर्जनी ऊपर इशारा करता है। वहां से बाईजी कूदकर बाहर आती है और उस ज़ॉम्बी पर उतरती है जो वार से गिरा था। आदमी गुस्से में है। उसे लगता है कि स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर है। वो मुस्कुराता है और हाथ कूल्हों पर रखकर पूछता है कि अब वह क्या करेगा। अब जब रक्षक असफल हो रहे हैं, आदमी के माथे पर पसीना बहता है और वह चिल्लाता है। उसे कहता है कि उसके प्रति बुरा ना हो। वह वहां सभी को चिल्लाकर कहता है कि टीम को खत्म कर दो। बिशप निश्चित रूप से इसके लिए उन्हें इनाम देगा। मो और बाई लड़ाई के लिए तैयार हैं। उन्हें लगता है कि यह जल्दी खत्म होगी। जेट तेजी से बढ़ता है और एक व्यक्ति को काटता है। मुख्य पात्र भी जल्दी से ज़ॉम्बी के पास पहुंचता है और उसे जोर से मारता है। वरिष्ठ के अधीनस्थ डर से कांपते हैं और धीरे धीरे पीछे हटते हैं। आदमी भी समझ जाता है कि स्थिति खराब है। वह जगह छोड़ने वाला है, लेकिन चांग देख लेता है। लड़का तुरंत हाथ बढ़ाता है। वह दुश्मन को दीवार पर पिन कर देता है बिशप की जानकारी निकालने के लिए। आदमी बताता है कि उसका नाम चू यांग है। वह उत्तरी शहर के एक प्रतिष्ठित संस्थान में रहता है। बिशप ने उसे 2 हफ्ते पहले खोजा था। नायक सोचता है कि लगभग 2 हफ्ते पहले वह घटना नाना के साथ हुई थी। जब व्यक्ति दुश्मन से विचलित होता है तो एक राक्षस उसकी ओर बढ़ता है। ज़ॉम्बी चांग पर झपटता है, लेकिन वह समय पर मुड़ जाता है। मोह दांत भींचकर मौत की कामना करता है। हीरो अचानक पीछे हटता है। ज़ॉम्बी उस आदमी को मार सके और वह खुद राक्षस के सीने पर मुक्का मारता है। वह यह सब देखते हुए उनके उद्देश्य को समझने की कोशिश करता है। कुछ दुश्मन हार चुके हैं। चांग आत्मविश्वास से खड़ा है, सोचता हुआ। टीम को कई बंधी लड़कियां मिलती हैं जो बलि के लिए तैयार लगती हैं। वो कमरे में आकर लड़कियों से कहते हैं कि सब खत्म हो गया है और वे जा सकती हैं। वे बाहर आते हैं और फर्श पर लाशें देखते हैं। लड़कियां डरी हुई हैं। वे समझती हैं कि टीम ने स्थानीय लोगों को मार डाला है। मुख्य पात्र पूछता है कि समस्या क्या है। वे रोने लगते हैं, कुछ घुटनों पर गिर जाते हैं। सुरक्षा में भोजन की शिकायत करते हुए एक कैदी मो को पागल नजर से देखता है, उस पर आरोप लगाता है। कई लड़कियां चांग की ओर हाथ बढ़ाती हैं, उसे नरक में जाने को कहती हैं। बैजी तलवार निकालती है, आगे देखती है। वह खुद और मो चांग का नाम बचाती है, जिससे बाकी डर जाते हैं। वह व्यक्ति समझाता है कि उसने सबकी जान बचाई, लेकिन सुनने वाले नाराज हैं। वे कहते हैं कि उसने उनकी जिंदगियां बर्बाद की हैं। नायक व्यंग्यात्मक हो जाता है, यह अजीब मानते हुए कि जीवन को कैद में भोजन के लिए बदला जाए। मो कहते हैं कि वे उन लोगों से भी बदतर होते जिन्हें उसने पहले मारा था। गुलाबी बालों वाली लड़की चिल्लाती है। चिल्लाते हुए वह सोचती है कि उनमें से कोई नहीं मरा होता। पास खड़ा सफेद बालों वाला आदमी कहता है कि जब तक वे जीवित हैं वे अच्छा खा सकते हैं और चैन से सो सकते हैं। चांग पूछता है कि क्या यहाँ किसी को अपने बच्चों की उम्मीद है। लड़कियों में से एक रोती है, 2 बच्चों के नाम लेती है। मुख्य पात्र समझता है कि वह उन बच्चों की मां है जो पहले उनके पास आए थे। वह आदमी लड़की की ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन वह पागलों की तरह हंसती है। अगर वह उन्हें बिशप को दे देती है तो उसे उड़ते ड्रैगन जैसा दर्जा मिल सकता है। चांग के चेहरे पर निराशा साफ दिखती है। वह समझता है कि सब बेकार है। मो और यूनहू बाहर बढ़ते हैं, बाई को साथ आने को कहते हैं। लोग नाराज हैं क्योंकि मुख्य पात्र ने उनकी जिंदगी कठिन कर दी है। अब वे मौत का सामना कर रहे हैं और चांग पर हमला कर रहे हैं। वे कहते हैं कि उसे उनके साथ मरना चाहिए। उनमें से एक, जिसे गले से पकड़ा गया है, कहता है कि मौत का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए। मो पूछता है, हिम्मत है? नायक झूलता है, हाथ में लपटे हैं। वह दीवार तोड़ता है, बड़ा छेद बनता है। 2 ज़ॉम्बी गुर्राते हुए अंदर आते हैं। चांग कहता है कि वे जीने का तरीका खोजें और चला जाता है। लड़का किराने की दुकान लौटता है और बच्चों को उनकी मां की ब्रोच देता है। वह उनसे झूठ बोलता है कि महिला वहां नहीं थी। लड़की ने सजावट को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे रोने लगी। मो ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने छोटे बच्चों को बस इतना कहा कि उड़ता हुआ ड्रैगन समूह खत्म हो गया है। नायक जाने से पहले बच्चों से कहता है कि जीने की कोशिश करें। बड़ा बच्चा बहन को गले लगाकर आत्मविश्वास से कहता है, ऐसा ही होगा। टीम वहां से चलती है और खुद को नए स्थान पर पाती है। बैजी एक किक मारता है जिससे राक्षस उसके पैर से दूर हो जाता है। मो भी राक्षसों पर हमला करता है। एक गोली 3 प्राणियों के माथे में लगती है। टीम सोचती है कि इसका कोई अंत नहीं। नायक आंखें बंद कर लेता है, जल्दी और अच्छे से ध्यान केंद्रित करना चाहता है। जैसे ही समन्वय स्तर आवश्यक संख्या तक पहुंचता है, लड़के के हाथ से ज्वाला निकलती है जो सभी राक्षसों को जला देती है। ज़ॉम्बियों की संख्या घट रही है। मो लगभग खत्म हो चुका है। चांग जोर से किसी को संबोधित करता है। उसे लगता है कि इतने ज़ॉम्बी भेजना मेहनत की बर्बादी थी। एक आदमी व्हील चेयर पर अंधेरे से बाहर आता है। ये बिशप शू यांग हैं जो आपको महल में बुला रहे हैं। शू पीछे हटते हैं, 2 ज़ॉम्बीज़ को रास्ता देते हुए। लगता है वह कुछ सोच रहे हैं। वह दायां हाथ उठाता है और राक्षसों को टीम की ओर इशारा करता है। उसे अफसोस है कि वे वह दिन नहीं देखेंगे जब वह ज़ॉम्बी सेना का नेतृत्व करेगा। जी के माथे पर उसके सींग उभरते हैं और जो तलवार वह तैयार रखती है वह चमकने लगती है। 2 झटकों में वह पहले 2 जीवों को काट देती है। चांग भी हाथ तैयार रखता है। उसे यकीन है कि बिशप गलत है। वह तेजी से बढ़ता है और जान पर हमला करने दौड़ता है। लड़का चतुराई से उंगलियां चटकाता है। हल्की आवाज होती है,
तुरंत एक झोंबी प्रकट होता है जो उसे रोकता है। प्रहार सामने राक्षस पर पड़ता है। वह प्राणी दूर उड़ जाता है, उसका सीना छिदा होता है। नायक के हाथ में फिर से ज्वाला दिखती है। ये अंत नहीं। अचानक एक प्राणी की तीखी पूंछ प्रकट होती है जो मुंह की ओर इशारा करती है। लड़का कुशल छलांग से चकमा देता है। उसके सामने एक युवा जॉम्बी राजा प्रकट होता है, वही जिसे टीम ने पहले मारा था। चांग इस प्राणी की उपस्थिति से हैरान है। बिशप मुस्कुराया। इस राजा ने पिछले वाले को अवशोषित कर लिया था और अब वास्तव में तीसरे स्तर पर विकसित हो गया था। शियाओ जाने का निर्णय लेता है क्योंकि वह उन पर समय नहीं गंवाना चाहता, लेकिन मो उसे रोकता है। राजा मुस्कुराता है, अपने दांत दिखाते हुए। राक्षस चतुराई से बाईजी की तलवार को रोकता है और मो चेंजिंग के हमले को भी आसानी से रोक देता है। प्राणी नायकों के बीच बैठता है, उन्हें रोकता है। लड़का युनहू को राक्षस से लड़ने का प्रस्ताव देता है। लड़की समझ जाती है और राइफल उठा लेती है। वह अपने हथियार से आग की गोली चलाती है। यह किसी भी बॉडी आर्मर को जला सकता है। कारतूस जॉम्बी की ओर बढ़ता है। राजा वहीं है, अपने सिर के ऊपर ऊर्जा केंद्रित करते हुए। जैसे ही गोली प्राणी से टकराई, उसने उसे उसी तीव्र गति से छोड़ दिया। लड़की के पास से उड़कर विस्फोट होता है। मलबा कप्तान को घायल कर देता है, जो दर्द में आंखें मिचमिचाता है। राजा ऊंचाई पर चढ़ता है कहीं पहुंचने को। राक्षस धक्का देकर कूदता है, घायल युनहू की ओर बढ़ता है। जॉम्बी पास आ रहा है और शिकार की ओर बढ़ रहा है, लेकिन मो समय पर लड़की को उठा लेता है और उसे दूसरी जगह ले जाता है। नायक एकांत में बैठे हैं। लड़की जानना चाहती है कि अभी क्या हुआ। चांग को लगता है कि राजा विद्युत चुंबकीय शक्ति में माहिर हो रहा है। उसे लगता है कि वह विद्युत आवेशों को नियंत्रित कर सकता है। युनहू कहती है कि वह ऐसे झोंबी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। मुख्य पात्र कंधे उचकाता है। वह बेहतर योजना सुझाता है। जी चुपके से पीछे आता है राजा पर वार करने को, लेकिन राक्षस समय पर देख लेता है और हाथ से तलवार रोकता है। वह अपनी शक्ति की एक धारा लड़की की ओर निर्देशित करता है, जिससे उसे दर्द होता है। जब जॉम्बी का ध्यान भटा था, वो दूसरी ओर से हमला करता है। प्राणी उस प्रहार को भी रोक लेता है और अपनी शक्ति मुख्य पात्र की ओर भेजता है, जो समझता है कि यह काफी नहीं है। लड़का पीछे फेंका जाता है। उसके पास कुछ करने का समय नहीं। राक्षस भी एक तरफ हटता है। युनहू राक्षस का ध्यान भटकने का फायदा उठाती है। वह दुश्मन पर लगातार 2 पिस्तौलों से गोली चलाने लगती है। राक्षस अपने चारों ओर एक सुरक्षात्मक गुंबद बना लेता है, जिससे गोलियां उसे छू नहीं पाती हैं, और ऐसा ही हुआ। वे खोल से टकरा गईं। राक्षस को खुद नहीं समझते हुए प्राणी बुरी तरह मुस्कुराता है, अपने नुकीले दांत दिखाते हुए। गोलियां बैरल से टकराती हैं, विस्फोट होता है, धुआं साफ होता है, स्थिति फिर शांत हो जाती है। टीम पास पास खड़ी है, उनकी नजरें कुछ और देखने के लिए खुल रही हैं। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा चांग ने सोचा था। विद्युतीकृत गोलियों के बैरल से टकराने से ये हुआ। राजा का शरीर जमीन पर पड़ा था, उससे भाप निकल रही थी। बाई दुखी होकर शव को देखती है, उसकी आंखें नम हैं। नायक अपनी मालकिन के सिर को सहलाते हुए उसे दिलासा देता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह अब उसे और झटका नहीं दे पाएगा। लड़की गुस्से और नाराजगी से शव पर अपनी मुट्ठियां मारती है। युनहू हल्के से मुस्कुराती है। उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। अपनी जीत पर खुश होने का बस इतना ही समय मिलता है कि वह बेहोश हो जाती है, पर मो उसे समय पर पकड़ लेता है। लड़का कप्तान को पेड़ के पास बिठा देता है। चांग जी पास आता है और देखता है कि यह सिर्फ लाश है। वह झोंबी से मुहर ले लेता है और सोचता है कि किसी संवेदनशील प्राणी के पास ऐसी शक्तियां होना डरावना होगा। बाई खुशी से देखता है। मुहर पूरी हो चुकी है और नायक की हथेली पर दिखती है। लड़का कहता है कि यह टुकड़ा और पहले से जात द्वारा अवशोषित मुहरें पूरी हो जाएंगी, लेकिन इससे पहले कि वे इसे पूरा करें, मुहर मो के हाथों से उड़ जाती है और पास में कई झोंबी दिखते हैं। शुयांग फिर पास आता है। बिशप हाथ में मुहर लिए उन लोगों की बात करता है जो उसकी योजनाओं में बाधा डालते हैं। वह मुस्कुराता है और नायक को आश्वस्त करता है कि अब वह मामूली व्यक्ति बन जाएगा, लेकिन नायक ऐसा नहीं मानता, क्योंकि उसने पहले ही उसके सबसे मजबूत योद्धा को हरा दिया है। वो अपने वार्तालापी पर बंदूक तानते हुए पूछता है कि आगे क्या होगा, क्योंकि वह विकलांगों को परेशान करने का आरोप नहीं लगवाना चाहता। सिस्टम चयन मॉड्यूल की सूचना नायक को उलझन में डाल देती है। राक्षसों में से एक बिशप के पास दूसरे को पकड़े हुए है। शू चाकू से जॉम्बी के शरीर को आधा काट देता है। इसे मानव विकास में योगदान बताता है। वह जीत को हाथ से ढकता है, उसे सावधान रहने को कहता है। यान फिर से उस आदमी की ओर मुड़ता है, लेकिन इस बार उससे जागरण दिखाने को कहता है। वह पूरी ताकत से अपनी टांग में छुरा घोंपता है। खून जमीन पर फैल जाता है। बिशप दर्द से तड़पता है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं। उसके अधीनस्थ राक्षसों में से एक कुशलता से उसके पैरों पर राक्षसी अंग सिल रहा है। जॉम्बी तेजी से सिलाई करता है। आदमी उठता है और टीम से कहता है कि यह अंत है। मो चेहरा बनाता है, पीछे हटता है और इसे अजीब शौक बताता है। वह बिना झिझके लड़ाई में कूदने का फैसला करता है। मुख्य पात्र दुश्मन पर गोली चलाना चाहता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके पास समय नहीं है। ईयान लड़के की गति पर हंसते हुए तेजी से बढ़ता है। चांग कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत तेजी से चलता है। शू फिर से पीछे से आता है, पूछता है कि क्या उसका प्रतिद्वंद्वी उसकी गति सह सकता है। नायक एक चतुर छलांग से हमलों को चकमा देता है। वह जमीन पर उतरकर कुशलता से धक्का देता है। दौड़ शुरू करते हुए वह आग छोड़कर दुश्मन की ओर बढ़ता है, लेकिन समय पर नहीं पहुंचता। बिशप चांग के बाईं ओर आता है। यान मो से विदा लेकर वार करता है, लेकिन लड़का समय पर हट जाता है और उसकी मालकिन तलवार रख देती है।
बिशप का पैर तलवार के ब्लेड पर आता है, लेकिन नायक फिर असफल हो जाते हैं। लड़की थोड़ी दूर पीछे फेंकी गई। मो हैरान है, वह दुश्मन की हरकतों का विश्लेषण करता है। शायद गति इसका कारण है। शू चांग के पास आता है और पूछता है कि क्या वह समय बर्बाद करना चाहता है। बाई जी, जो हथियार तैयार रखे हैं, गहरी सांस लेने की कोशिश करता है। लड़की के माथे से सींग गायब हो जाते हैं। उसे देखकर मुख्य पात्र समझता है कि महिला की ताकत लगभग खत्म हो गई है। मुस्कुराते हुए मो दुश्मन को टिड्डा आदमी कहता है और 5 सेकंड में खत्म करने का वादा करता है। ये नाम शू को गुस्सा दिलाता है। वह गुस्से में है। वह नहीं समझ पाता कि वह लड़का उसकी वफादारी का मजाक कैसे बना सकता है। वह अपने पैरों को आरामदायक स्थिति में लाता है और एक मुद्रा बनाता है। उसका अगला कदम ऊंचा कूदना है। चांग भी लड़ाई की मुद्रा में आ जाता है, ये समझते हुए कि जीतने का केवल एक ही मौका है।